हेलो एंड वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। मैं विकास सिंह। हम लोग जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट में ज्योग्राफी के ऊपर बात कर रहे थे और ज्योग्राफी का अगला टॉपिक है हमारा यूनिवर्स। इससे पहले हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में बात किया था और हमने एक ओवरव्यू ज्योग्राफी का जो बेसिक पॉइंट्स होता है उसके बारे में हमने चर्चा किया था। तो यूनिवर्स के बारे में देखते हैं थोड़ा सा पॉइंट्स को। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यूनिवर्स से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़ा ही स्तरीय क्वेश्चन होता है, यानी कि एक तरीके का क्वेश्चन होता है जिसमें एग्जाम के क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं पता है तो ठीक नहीं होगा, वहाँ पे नेगोशिएशन बहुत कम होता है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से जानते हैं हम, फोटो दिखा करके और चीज़ों को समझा करके हम बताने की कोशिश आपको करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि यूनिवर्स के अध्ययन को, यानी कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है? तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कॉस्मोलॉजी। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। एग्जाम का क्वेश्चन है, कई बार पूछा है कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कहा जाता है, तो कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। एक दूसरी बात यह है कि जो यूनिवर्स जहां आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एक यूनिवर्स है ना, अंतरिक्ष का एक फोटो है जो हमने यहाँ पे डाला है। तो बहुत सारे ऐसे थ्योरीज थे यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में, जिसको ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहते हैं। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, परेशान नहीं होंगे, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात कर रहे थे, तो बहुत सारे थ्योरीज दिए गए हैं जिसमें सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी और जो एग्जाम का सबसे ज्यादा पूछे गया क्वेश्चन है वो है बिग बैंग थ्योरी। आप लोगों ने जरूर सुना होगा इसके बारे में। जो बच्चे जानते हैं वो भी आप प्लीज आराम से इसको पढ़िए, ठीक है, देखिए, और जो बच्चे नहीं जानते हैं वो तो आप देखिए ही। तो बिग बैंग थ्योरी जो सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है, जिसको जॉर्ज लेमेटियर ने दिया था, बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेटियर ने दिया था 1894 में, 1894 में। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो आप हिंदी वाले और इंग्लिश वाले कोई भी परेशान नहीं होंगे। जिसको लिखना है वो आराम से लिख लेंगे, ठीक है, वीडियो को रोक करके। तो जॉर्ज लेमेटियर ने बिग बैंग सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि बिग बैंग थ्योरी में एक महाविस्फोट, जिसको हिंदी में महाविस्फोट सिद्धांत भी कहा जाता है, तो उन्होंने कहा था कि एक महाविस्फोट होता है, एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है अरबों वर्ष पहले, और उस विस्फोट के कारण जो छोटे छोटे पिंड, जो तारे या ग्रहों के रूप में बनते हैं, छोटे छोटे पिंड बनते हैं और वो एक दूसरे से टूट करके अलग होते हैं और एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं, जो आज तक दूर जा रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है, आज भी ब्रह्मांड का क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। ये एक छोटा सा पॉइंट मैंने एकदम समझाने वाले लेमैन की भाषा में बताया बिग बैंग थ्योरी के बारे में। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो उसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी आपको दिए हुए होंगे, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत मोर देन इनफ है कि महाविस्फोट के सिद्धांत के हिसाब से, यानी अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, जो यूनिवर्स है उसमें क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है, यूनिवर्स लगातार फैलता हुआ जा रहा है। ये पॉइंट यहां पे आप ध्यान में दीजिएगा, तो इसको हमने यहां पे आपको मेंशन किया है। दूसरा एक पॉइंट मेंशन किया है हिग्स बोसोन के बारे में। ये एक छोटा सा तस्वीर है हिग्स बोसोन। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आया है, जब हिग्स बोसोन का लेकर के बात चल रही थी आज से लगभग 2012, 13, 8, 9 साल पहले, तो बहुत सारी चीजें चल रही थी और क्वेश्चन भी एग्जाम के बहुत सारे पूछे गए थे। ये है क्या? दरअसल एक और शब्द जो यहाँ से आपको दिखाई पड़ा होगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, गॉड पार्टिकल। ये दो शब्द है यहाँ पे जिसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। दरअसल हुआ क्या था कि वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा समूह धरती के अंदर नीचे जाकर, काफी नीचे जाकर के, काफी बड़े मात्रा में दो बीम्स को, क्या बोलते हैं, प्रकाश को टकराते हैं, और उस टकराने के कारण जो एक पार्टिकल निकलता है, एक स्मॉल पार्टिकल, उसको गॉड पार्टिकल नाम दिया गया। उसको क्या नाम दिया गया? गॉड पार्टिकल। और उसको एक दूसरा नाम दिया गया हिग्स बोसोन। तो हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल एक ही जैसी चीजें हैं, उसको आप अलग मत समझिएगा। हाँ, नाम को लेकर के ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसको हिग्स बोसोन कहते हैं, तो गॉड पार्टिकल को हिग्स बोसोन कहते हैं, या गॉड पार्टिकल हिग्स बोसोन के नाम से जाना जाता है, ऐसा करके क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब इसमें एक दो क्वेश्चन और मैं आपको बनाता हूं, जो एग्जाम क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं। वो क्या बनाता हूं कि ये जो एक्सपेरिमेंट था वो हुआ कहां हुआ था? तो यहां पर देखिएगा, ये जेनेवा में हुआ था। देखिए कहां हुआ था? जेनेवा में हुआ था ये एक्सपेरिमेंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां पे क्या है कि जो एक्सपेरिमेंट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम है सर्न। मैं लिख देता हूं CERN, ऐसा करके बोलते हैं, सर्न, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम सर्न है। यहाँ पे उसका शायद मैंने पूरा नाम भी लिखा हुआ है, तो उसको भी तो ध्यान से रखिएगा। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यूरोपियन सेंटर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है, इस तरीके से इसको जाना जाता है। तो इस रिसर्च सेंटर ने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे जो
पार्टिकल निकले उसको गॉड पार्टिकल नाम दिया गया, जिसको हिग्स बोसोन के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरी कहानी का यही मतलब है जो मैंने आपको बताया। तो जो अगर आपने समझ गए होंगे तो उसको आप अपने भाषा में लिख लेंगे, और नहीं अगर आप बोर्ड पर से लिखना चाहते हैं तो आप उसको बोर्ड पर से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे आपको डाला हुआ है और ये आपके अंतरिक्ष का छोटा सा तस्वीर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हम देखते हैं कि यूनिवर्स में क्या आगे पॉइंट है। तो देखिए यूनिवर्स में अगला पॉइंट है गैलेक्सीज। ध्यान रखिएगा, यूनिवर्स में अगला पॉइंट क्या है, गैलेक्सीज। गैलेक्सी नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये आपका मिल्की वे है, जो हमारे गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा, हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। दरअसल मैं गैलेक्सी को कुछ बात करूं उससे पहले मैं एक छोटा सा बात आपको बता दूं कि गैलेक्सी 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के गैलेक्सीज का आकार होता है, शेप की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, शेप। तो यहां पे लिख देता हूं मैं शेप। 3 तरीके के शेप होते हैं। एक होता है इलिप्टिकल, ठीक है, एक होता है इलिप्टिकल, एक होता है स्पाइरल, और एक होता है इर्रेगुलर। ठीक है, यहां पर मैंने पूरा नहीं लिखा है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इर्रेगुलर। ठीक है, 3 तरीके के शेप होते हैं, इलिप्टिकल यानी दीर्घवृत्ताकार हिंदी में बोलते हैं, स्पाइरल यानी कि सर्पिलाकार, और इर्रेगुलर मतलब कि अनियमितताकार। तो इसके 3 शेप होते हैं, 3 शेप। और इस गैलेक्सी के, और इसके तीनों शेप में जो सबसे ज्यादा प्रकार के गैलेक्सी पाए गए हैं यूनिवर्स में, वो स्पाइरल प्रकार के पाए गए हैं। स्पाइरल प्रकार के गैलेक्सी सबसे ज्यादा पाए गए हैं। ये एक गैलेक्सी के बारे में छोटा सा इंफॉर्मेशन था। अब हम आगे बढ़ते हैं गैलेक्सी के बारे में। देखिए हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है, तो हमारे गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, हिंदी में भी दुग्ध मेखला बोलते हैं इसको, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, परेशान नहीं होंगे। ठीक है, हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे है। ये हमारा गैलेक्सी है जो आप जान रहे हैं कि स्पाइरल है, और दुनिया के यानी कि यूनिवर्स के 80% गैलेक्सी स्पाइरल है, तो हमारा गैलेक्सी भी क्या है, स्पाइरल है। ठीक है, स्पाइरल है। चलिए यहाँ पे लिखा मैंने स्पाइरल इन शेप, ठीक है ना। चलिए एक दूसरा पॉइंट यह है कि चूंकि हमारे गैलेक्सी का नाम तो मिल्की वे है, लेकिन हमारे गैलेक्सी से नजदीक का एक गैलेक्सी है, उसका नाम क्या है, मतलब हमारे गैलेक्सी से अलग दूसरे गैलेक्सी में जो नजदीक का गैलेक्सी, उसका नाम क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे हैं, अनगिनत बार। एंड्रोमेडा, ये भी नाम मैंने यहां पे लिखा हुआ है, एंड्रोमेडा। तो हमारे गैलेक्सी के बाद का सबसे नजदीक का गैलेक्सी क्या है, एंड्रोमेडा है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, इसको रट्टा मार लेना बेटा, किसी तरीके से दिमाग में रख लेना। एंड्रोमेडा हमारे गैलेक्सी के नजदीक का गैलेक्सी है। एक दूसरा पॉइंट है कि हमारा जो गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी का सबसे चमकदार जो भाग होता है, सबसे चमकदार भाग, उसको ओरियन नेबुला कहा जाता है। सबसे चमकदार भाग ओरियन नेबुला, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है और आगे भी आ सकता है। ओरियन नेबुला सबसे चमकदार है। और दूसरा पॉइंट यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो पूरा का पूरा अर्थ है वो सूर्य के चारों तरफ घूमता है। यहां पर ये इंफॉर्मेशन मैंने जानबूझ करके डाला है, कोपरनिकस ने ये बात कहा था, तो इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा बात करना है, इस वजह से इस इंफॉर्मेशन को मैंने यहां पे डाला है। तो मैं यहां पे कुछ चीजें आपको समझा देता हूं, फिर गैलेक्सी को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए समझाने वाली बात यहां पे क्या है वो मैं आपको बताता हूं। समझाने वाली बात यहां पे ये है कि 2 तरीके की थ्योरी दिए गए हैं। एक है जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक, ठीक है, जियोसेंट्रिक थ्योरी, और एक दिए गए हैं हेलियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। एक जियोसेंट्रिक थ्योरी है और एक हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है। सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर, केंद्र। सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, सेंटर, केंद्र। और जियो का मतलब होता है भू, यानी कि धरती, भूमि। और ठीक उसी तरीके से यहां हेलियो का मतलब होता है सूर्य, हेलियो का मतलब होता है सूर्य, और सेंट्रिक का मतलब तो हमने पहले बता दिया। तो ये थ्योरी क्या कहता है, जियोसेंट्रिक थ्योरी ये कहता है कि अर्थ जो है ना सेंटर में है, अर्थ क्या है, सेंटर में है, और जितने भी सेलेस्टियल बॉडी है, जिसको हम आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड भी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी है वो अर्थ के चारों तरफ घूमती है, इवन सन भी, अकॉर्डिंग टू जियोसेंट्रिक थ्योरी। और इसको दिया था शायद टॉलोमी ने, PTOLOMY। जरा सा इसके स्पेलिंग में अगर गड़बड़ होगा तो थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, मैं हिंदी में लिख देता हूं। टॉलोमी ने दिया था इसको, टॉलोमी ने, ठीक है, बहुत साल पहले इसको टॉलोमी ने दिया था, और उन्होंने कहा था कि अर्थ सेंटर में है और सारे जो सेलेस्टियल बॉडी है इस अर्थ के चारों तरफ क्या होती है, घूमती है, ऐसा टॉलोमी ने कहा था।
जो कि बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं, जो मैंने आपको बात, जो हम सब जानते हैं, वो उसके हिसाब से सन सेंटर में है। तो ये थ्योरी काफी दिनों तक इसको क्या किया गया, एक्सरसाइज किया गया, यानी कि इस थ्योरी के ऊपर में बहुत सारी मान्यताएं डेवलप किया गया। ये खास करके उन इलाकों में, जैसे वेस्टर्न जिसको इलाका कहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जिसको बोलते हैं, जो ईसाई धर्म के फॉलोअर है, वहां पे ये थ्योरी बहुत तेजी से फैला और बड़ा इसके ऊपर मान्यताएं गढ़ ली गई, बहुत सारे इसके ऊपर थ्योरीज बना लिया गया, मतलब मनगढ़ंत चीजें, और जो कि ये गलत था। फिर इस थ्योरी को तोड़ने के लिए, यानी इस थ्योरी के अगेंस्ट में एक बंदा निकला जिसका नाम था कोपरनिकस। उन्होंने कहा कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी उन्होंने दिया। उन्होंने क्या किया कि सन सेंटर में है। देखो कोपरनिकस क्या बोलते हैं, सन सेंटर में है और जितने भी सेलेस्टियल बॉडी हैं वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है, जो बिल्कुल राइट है, एकदम राइट बात है ये, ठीक है। चाहे अर्थ हो, चाहे वो जुपिटर हो, सैटर्न हो, कोई भी हो, ठीक है, ये राइट चीज है। लेकिन इस राइट चीज को कहने के लिए कोपरनिकस को अपनी जान गंवानी पड़ी। कोपरनिकस को, चूंकि ये पहले से बने बनाए मान्यताएं थी, लगभग 1000 वर्ष या 1500 वर्ष तक इस मान्यता को फॉलो किया गया, और कोपरनिकस आकर के दूसरी मान्यता दे देता है। तो जो पूरा ईसाई समुदाय या जो पूरा का पूरा जो शासन व्यवस्था था वो पादरियों के हाथ में था। तो वहां पे ये चीजें बड़ा उनको नागवार गुजरा, और उन्होंने कोपरनिकस को, जहां तक मेरी जानकारी है, गलत हो सकता हूं, लेकिन कोपरनिकस को जिंदा जला दिया था लोगों के सामने में, क्योंकि उन्होंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया था। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जिसमें सन सेंटर में है और सन के चारों तरफ क्या होता है, सारे जो सेलेस्टियल बॉडी, जो ग्रह जिसको बोलते हैं, वो घूमती है। तो ये दोनों थ्योरी ध्यान रखिएगा, इसको कोपरनिकस ने दिया था और इसको टोलेमी ने। तो जो बात मैंने आपको यूनिवर्स के समय लिखा था, उस बात को बताने के पीछे ये दो थ्योरी वर्क कर रहे थे। इस बात को अच्छे से समझिएगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, जो एग्जाम का क्वेश्चन है उसको भी बता दूं, कि गुप्ता एज में, यानी कि जब गुप्ता डायनेस्टी हम पढ़ते हैं, उस समय एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, बहुत बड़े खगोलज्ञ हुए, उनका नाम था आर्यभट्ट। आप लोग अपने कॉपी में इस बात को जरूर लिखेंगे। गुप्ता एज में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था आर्यभट्ट। उन्होंने भी ये सिद्धांत दिया था हेलियोसेंट्रिक वाली, यानी कि सूर्य सिद्धांतकम। उनकी एक पुस्तक है, अगर आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो लिख लो कॉपी में, एग्जाम का क्वेश्चन आया है, खोपड़िया में लेकर जाना, नहीं तो गलती करके मत जाना। आर्यभट्ट की किताब का नाम है सूर्य सिद्धांतकम, और उस सूर्य सिद्धांतकम में आर्यभट्ट ने बहुत साल पहले, यानी कि कोपरनिकस से भी 300-400 साल पहले ये बात बता दिया था कि नहीं, ये थ्योरी गलत है। थ्योरी क्या सही है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है नवग्रह, और नवग्रह और उसके हिसाब से पंचांग और ये चीजें जो चली आ रही है हमारे देश में, आर्यभट्ट ने इसको बहुत ज्यादा, और ब्राह्मीर, दो ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत ज्यादा इसको आगे बढ़ाया। तो आर्यभट्ट की सूर्य सिद्धांतकम, मैं फिर से बता रहा हूं, उसमें हेलियोसेंट्रिक यानी सूर्य के सेंटर में होने का एक थ्योरी पहले दे दिया गया था कोपरनिकस से पहले। लेकिन चूंकि अपन अंग्रेजों के पीछे चलने वाले लोग हैं, आप देख रहे हैं कि मैं कोट भी पहना हुआ हूं, तो अंग्रेजों के पीछे चलने वाले लोग हैं तो उनकी बात हम मान लेते हैं। तो कोपरनिकस को एग्जाम में क्वेश्चन टिक करके आइएगा, आर्यभट्ट टिक करके नहीं आएंगे। लेकिन अगर सूर्य सिद्धांतकम के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आर्यभट्ट टिक करके आएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये थ्योरी मुझे आपको बताना था, इसलिए मैंने यहां पे ये बात कही थी। तो यहां पे आपने देख लिया, और रिवॉल्व अराउंड द सन कोपरनिकस ने कहा था सबसे पहले, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहां पे बात किया है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा स्टार के बारे में। स्टार के बारे में देखिए, जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में असंख्य गैलेक्सीज हैं, असंख्य गैलेक्सीज हैं। कहते हैं कि 10 to the power 11 गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, 10 to the power 11 गैलेक्सीज। ये बात मैंने ना लिखा है ना मैं पेन से लिखूंगा, किस लिए, क्योंकि कहीं कहीं पे चीजें बदल जाती हैं, यानी कि कहीं कहीं पे कुछ ये डेटा बदल जाता है 10 to the power 11 वाला, तो मैं आपको तक गलत नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको कुछ बातें आपको बताता हूं। कहते हैं कि 10 to the power 11 गैलेक्सीज हैं इन द यूनिवर्स, और एक गैलेक्सीज में उतने ही तारे हैं, यानी कि 10 to the power 11 स्टार्स हैं। तो अगर मैं पूरे यूनिवर्स में स्टार की बात कर दूं, तो आप जानते हैं कि जो घात होता है वो जुड़ जाता है, तो 10 to the power 22 स्टार्स इन द यूनिवर्स हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि तारे पूरे यूनिवर्स में कितने ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है तारे। और सूर्य भी हमारा क्या है, तारा है। सूर्य भी क्या है, हमारा एक तारा है। तो सबसे पहले हम तारों के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर देख लें, उसके बाद फिर हम सन की तरफ चले आएंगे, सौर मंडल की तरफ चले आएंगे। सबसे पहले तारों के बारे में देखिए, स्टार
स्टार का जो एनर्जी, आप जानते हैं कि सन के पास बहुत एनर्जी है, और आपको भी पता है कि इस पृथ्वी पे जितने भी एनर्जी है, चाहे जिस किसी भी फॉर्म में हो, मतलब कि उस एनर्जी का जो तरीका है वो कैसे भी हो, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, चाहे वो थर्मल एनर्जी हो, चाहे वो परमाणु एटम एनर्जी हो, चाहे किसी भी प्रकार की एनर्जी हमारे इस धरती पे मौजूद है, वो सब सूर्य की वजह से है। यानी कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल का सबसे अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि चलो सन तो सोलर सिस्टम की एनर्जी का सोर्स है, सन का सोर्स क्या है? नहीं समझे क्या? सन सोलर सिस्टम के एनर्जी का सोर्स है, तो सन के सोर्स क्या है एनर्जी का? तो सन के एनर्जी का सोर्स है हाइड्रोजन और हीलियम, और प्रोसेस क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आए हैं, वही बात मैंने यहां पे मेंशन किया है कि प्रोसेस जो होता है उसको न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन कहलाता है। हिंदी में मैंने यहां पे लिखा हुआ है, परेशान नहीं होना, ठीक है? नाभिकीय संलयन कहलाता है सन के एनर्जी का प्रोसेस, जो सन तैयार होता है, नाभिकीय संलयन, जिसमें दो नाभिक आपस में जुड़ते हैं, और वो दो नाभिक किसके किसके होते हैं? तो हाइड्रोजन और हीलियम के। तो यहां पे मैंने लिखा हाइड्रोजन एंड हीलियम आर मेन कंपोनेंट ऑफ एनी स्टार। किसी भी स्टार का सबसे मेन कंपोनेंट क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम। और ये बात एग्जाम में सैकड़ों बार पूछा गया है, सैकड़ों बार। और उसमें भी एक और क्वेश्चन जो सैकड़ों बार पूछा गया है कि किसी भी तारों में, या फिर सूर्य का ही एग्जांपल ले लेगा कि सूर्य के एनर्जी में या सूर्य के पास सबसे ज्यादा किस प्रकार की गैस है या किस प्रकार का अवयव है? तो हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन मैक्सिमम है। यह बात यहां पे मैक्सिमम लिख करके मैंने एक एग्जाम का क्वेश्चन यहां बना दिया है, तो ध्यान रखिएगा, इसको वीवीआई मानेंगे। और यहां पे ध्यान रखिए, मैं हमेशा वीवीआई नहीं लिख पा रहा हूं, लेकिन बात करते हुए हमेशा एग्जाम का क्वेश्चन बोलता हूं। उसका मतलब क्या होता है कि कभी ना कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो प्लीज आप, जब मैं बोलूं एग्जाम का क्वेश्चन है, तो आप अपने कॉपी में उसको मेंशन करेंगे, अच्छे तरीके से मेंशन करेंगे, ध्यान रखिएगा। और स्क्रीनशॉट कभी कभी लेने के लिए मैं साइड इस तरीके से हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और नहीं अगर साथ में आप लिखते जा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया है, ठीक है? चलिए, तो हाइड्रोजन और हीलियम आर मेन कंपोनेंट ऑफ एनी स्टार। किसी भी तारे का जो मुख्य स्रोत है वो हाइड्रोजन और हीलियम है, जिसमें हमने यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, अधिक मात्रा में भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, जो वीवीआई है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि चलो ठीक है, सन हमारा स्टार है, यानी कि सन जो है ना हमारे सोलर सिस्टम का एनर्जी का मुख्य सोर्स है। हमारा स्टार करने का मतलब है कि हम नवग्रह, हालांकि नवग्रह कहता हूं यह गलत है, 8 ग्रह है, ठीक है? क्योंकि प्लूटो को ग्रह का दर्जा ले लिया गया है। तो आप कभी भी बड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और पूरा सुनने के बाद अपनी चीजों को नोट कीजिएगा, ठीक है? तो 8 ग्रह हमारे पास है, प्लूटो को हमने बौना ग्रह घोषित कर दिया है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि प्लूटो को कौन सा ग्रह घोषित किया है? तो बौना ग्रह घोषित किया है, ठीक है? चलिए, तो हम ये क्वेश्चन एग्जाम का है, और हम ये बताना चाहते हैं कि सन के बाद, सन तो हमारा है ही क्या बोलते हैं, एनर्जी का सोर्स और हमारा तारा, सन के बाद हमसे नजदीक का तारा कौन है? तो आंसर है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, मैंने यहां पे लिखा है प्रोक्सिमा सेंचुरी है, प्रोक्सिमा सेंटरी यहां पे लिखा हुआ है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंटरी है। हिंदी में भी लिख दिया हूं मैं, इंग्लिश में भी लिख दिया हूं, एग्जाम में क्वेश्चन है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन जरूर दिखा होगा, एक बार नहीं 1000 बार दिखा होगा। चलिए, तो प्रोक्सिमा सेंटरी क्या है? सन के सबसे नजदीक का क्या है? तारा है, सॉरी, पृथ्वी के सन के बाद सबसे नजदीक का तारा है। एक बात को ध्यान रखिएगा, सन के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंटरी। अच्छा, एक बात बताइए, यहां पे अगर सन के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंटरी है, तो शुक्र के में भी सन के बाद पृथ्वी शुक्र का सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंटरी होगा। नहीं समझे मेरी बात का? यानी कि सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, सन को अलग कर दिया जाए तो सारे प्लैनेट्स के सबसे नजदीक का तारा क्या होगा? प्रोक्सिमा सेंटरी है। क्योंकि हम पृथ्वी पे रहते हैं, क्वेश्चन हम उस हिसाब से बनाते हैं, तो हम पृथ्वी यहाँ पे डाल दिए। अगर यहाँ पे हम यूरेनस पे रह रहे होते, वीनस पे रह रहे होते, जुपिटर पे तो आप नहीं रह सकते हैं, तो वहां पे क्या बोलते हैं, खैर जुपिटर पे रह रहे थे, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, मर्क्यूरी पे रह रहे होते, तो वहां पे क्या है कि आपको मर्क्यूरी, तो उस हिसाब से भी सन के बाद मर्क्यूरी का सबसे नियरेस्ट तारा कौन सा होगा? प्रोक्सिमा सेंटरी। तो सबसे नियरेस्ट हमारा तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी आफ्टर सन। चलिए, एक बात हो गया।
दूसरी बात है गैलीलियो और चंद्रशेखर लिमिट, ये दो बातें मैं बता दूं कि मैं दूसरी बात फिर से वही कोपरनिकस की तरफ चलता हूं, जो बात हमने यहां पे बताया था कोपरनिकस के बारे में कि कोपरनिकस ने कहा था कि सन सेंटर में और सारे सेलेस्टियल बॉडी इसके चारों तरफ घूमती है। कोपरनिकस ने बात कहा था और इसको प्रूव यानी कि इसको देखने का काम सबसे पहले किसने किया था? गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से। जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप से ग्रहों को और चीजों को देखा और अपनी थ्योरीज को, अपनी बातों को रखना शुरू किया, तो गैलीलियो पर भी इस तरह का दबाव पड़ा था, उसको भी हत्या करने या फिर उसको भी बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। तो काफी दिनों तक गैलीलियो अपने घर में बंद रहा था डर के मारे। तो गैलीलियो के साथ भी बात हुई थी। मतलब ये कहना मैं चाहता हूं कि अगर किसी मान्यताओं के खिलाफ, चाहे वो मान्यता कितनी भी अंधविश्वास हो, चाहे वो मान्यता कितना भी दकियानूसी हो, चाहे वो मान्यता कितना भी आपके सोसाइटी को नीचे लेके जा रहा हो, लेकिन उसके खिलाफ अगर आप आवाज उठाएंगे तो उसके लिए, उस आवाज के लिए आपको पे करना पड़ेगा। और हो सकता है वो पे यानी कि वो फीस आपके जान तक भी आ पाए। तो अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपने जान भी गंवाने के लिए तैयार है, तो अगर कोई ऐसी मान्यता है जो बहुत ज्यादा प्रचलित है और गूढ़ रूप से समाज को जकड़ के रखा हुआ है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए। और नहीं तो शांति से एग्जाम का तैयारी कीजिए, परीक्षा पास कीजिए, नौकरी कीजिए, शादी कीजिए और अपना जीवन को सही तरीके से बिताइए। लड़का हो या लड़की हो, शादी तो करोगे ही। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे क्या बात कर रहे थे? चंद्रशेखर लिमिट की। गैलीलियो की बात समझ में आ गया। अब चंद्रशेखर लिमिट की बात करते हैं। चंद्रशेखर लिमिट को मैं एक फोटो से, एक फिगर से समझाता हूं। बड़े ध्यान से आप देखिएगा उस फिगर को, उस फोटो को। बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहां से एग्जाम के क्वेश्चन 2-3 निकल के आते हैं। इस वजह से इस फोटो, इस फिगर को देखना बहुत जरूरी है। ये फोटो, ये फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, और मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये लाइफ साइकिल ऑफ स्टार है। किसी भी स्टार का लाइफ साइकिल है। मैं यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। किसी भी स्टार का क्या है? ये लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार है। क्या है लाइफ साइकिल ऑफ स्टार? तो मैं चंद्रशेखर लिमिट से चीजों को शुरू करता हूं और फिर यहां पे लेके आता हूं। चंद्रशेखर साहब का जो स्टडी का कोर पॉइंट था वो स्टार था। यानी स्टार के, यानी कि स्टार हमारे देश के हैं, चंद्रशेखर नोबेल मिला जानते हैं, तो हमारे देश के हैं वो। तो उनके जो कोर पॉइंट था वो स्टार था और स्टार के जीवन को लेकर के उन्होंने चर्चा किया था। चंद्रशेखर साहब ने अपनी स्टडी का मटेरियल बनाया था। तो ध्यान रखिएगा, स्टडी के मटेरियल, अच्छा मैंने नोबेल बोला है, उसको थोड़ा सा ध्यान देखिएगा कि कौन से चंद्रशेखर को मिला। हो सकता है मैं स्किप कर जाऊं, गलत बोल जाऊं, तो वो इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ चंद्रशेखर लिमिट समझा देता हूं, ठीक है। तो उनके स्टडी पॉइंट क्या था? लाइफ साइकिल ऑफ स्टार था, ठीक है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तारों का जन्म होता है। अब तारों के जन्म का ये मटेरियल है, ये तारों के जन्म का मटेरियल है, जिसको स्टेलर नेबुला कहा दिया गया। तारों के जन्म का मटेरियल जिसको क्या कहा दिया गया? स्टेलर नेबुला। आप ये फिगर बना सकते हैं अपने कॉपी में, ठीक है। मैं समझाते हुए चलता हूं, उसको स्टेलर नेबुला कह सकते हैं। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जब तारों का जन्म होता है तो तारे दो प्रकार के होते हैं। एक बड़ा तारा होता है और एक एवरेज तारा होता है। यानी कि जब तारों का जन्म होता है तो या तो तारा बहुत बड़ा तारा बनेगा या एक औसत तारा बनेगा। पॉइंट यहीं से एग्जाम का क्वेश्चन निकलता है कि हम कैसे ये जाने कि कोई भी तारा एवरेज तारा है या कोई भी तारा औसत तारा है। कैसे हम इस बात को माने, कैसे हम इस बात को जाने? पॉइंट यहीं से निकलता है। तो चंद्रशेखर साहब ने कहा कि सन को उन्होंने सेंटर बनाया। सन को क्या बनाया? सेंटर बनाया। और उन्होंने कहा कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान सन के द्रव्यमान का 1.4 टाइम्स हो, मैं यहां पे लिख देता हूं 1.44 टाइम्स। अगर किसी तारे का द्रव्यमान सन के द्रव्यमान से 1.44 टाइम्स, लगभग 1.5 गुना हो गया, लेकिन यहां पे 1.44 टाइम्स ही आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ये एक बार नहीं 100 बार क्वेश्चन पूछा है। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी भी तारे का द्रव्यमान सन के द्रव्यमान से 1.44 टाइम्स हो तो वो तारा क्या हो जाएगा? मैसिव हो जाएगा। देखो यहां पे इन्होंने डिवीजन किया, नीचे वाला तारा हो जाएगा मैसिव और ऊपर वाला तारा हो जाएगा क्या? एवरेज। तो अब ये बताइए हमें कि सन क्या है? तो सन एक एवरेज तारा है। क्यों सन एवरेज तारा है? क्योंकि सन के द्रव्यमान से 1.44 टाइम्स ज्यादा जिसका द्रव्यमान होगा वही मैसिव होगा, नहीं तो बाकी सब क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। तो सन क्या हो गया? एवरेज हो गया। समझ में आ रहा है ना? ध्यान रखिएगा। तो मैसिव तारा और एवरेज तारा, ये इसी को चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। चंद्रशेखर साहब ने इसी को कहा। मैं यहां पे लिख देता हूं चंद्रशेखर लिमिट। इसी को चंद्रशेखर क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं इसी को,
ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने फिर आगे क्या कहा, या फिर तारों के अध्ययन में आगे क्या देखते हैं, जो एग्जाम का भी क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि तारे खास करके सन की अगर हम एज की बात करें तो वो लगभग 10 अरब वर्ष है लगभग। तो तारे समय के साथ उनका एज बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। लेकिन और आप जानते हैं तारों की एनर्जी का सोर्स क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो पॉइंट यहां पर क्या है कि तारे अपने अंतिम एज में, मेरी बात अच्छे से पूरी तरीके से समझिएगा, तारे अपने अंतिम एज में जब अपने लास्ट स्टेज में होते हैं तो वो उसका जो आकार है वो फैलने लगता है और उसकी एनर्जी कमजोर हो जाती है, लेकिन उसका आकार फैलने लगता है। मतलब कुछ ऐसा है जैसे मैं अभी कैसा दिख रहा हूं, आपका एज अगर आप 20, 22, 24, 25, 26, 28 के हैं, मतलब इस एज में हैं 20s के और 30s में, तो आप बहुत ज़्यादा फैले नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही 40s, 50s, 60s के एज में होते हैं तो आपका चारों तरफ से फैल जाते हैं, आप पेट आगे निकल रहा है, पता नहीं कहाँ से आप फैल रहे होते हैं। और अब चूंकि फैल तो रहते चारों तरफ से, देखने लगता है कि मोटा हो गया, लेकिन आपका एनर्जी का लेवल वैसा ही होता है क्या जैसा 21 और 22 में होता है? क्या आप उसी तरीके से दौड़ सकते हैं? क्या उसी तरीके से खेल सकते हैं? क्या उसी तरीके से भाग सकते हैं? क्या उतनी ही एनर्जी से काम कर सकते हैं? नहीं, आपका वजन जरूर बढ़ जाता है लेकिन आपकी एनर्जी कम हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जब तारे अपने एज के अंतिम अवस्था में या चरम अवस्था में होते हैं तो वो फैल जरूर जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये फैल जरूर जाते हैं लेकिन उनकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाता है। तो ये फैले हुए जो तारे हैं उसको क्या नाम दिया गया? तो एवरेज तारा का फैला हुआ नाम का रेड जियान, मतलब एकदम विशाल, लाल विशाल तारा, लाल दानव जिसको बोलते हैं वो कहा गया हिंदी में, लाल दानव तारा। ठीक उसी तरीके से यहां भी मैसिव को भी लाल दानव। अब चूंकि थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया है मैंने, किस लिए? क्योंकि आप समझ सके कि एवरेज के साथ क्या हो रहा है और मैसिव के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो लाल दानव तारे बन जाते हैं, फैल करके बहुत फैल जाते हैं, इतना ज्यादा फैल जाते हैं कि आपके आसपास जितने भी प्लैनेट्स, अगर सन की मैं लास्ट स्टेज यानी कि सन की चरम सीमा की अगर हम बात करें तो सन अपने चरम सीमा में मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर सबको निगल लेगा, इतना बड़ा फैल जाएगा, बहुत बड़ा फैल जाएगा। ठीक है, यानी कि एक दिन अर्थ को समाप्त होना है। झूठ मूठ की सब मोह माया है, ऐसे वैसे। खैर चलिए, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि ये जो तारे हैं ये फैल जाएंगे, बहुत ज्यादा फैल जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? और फैलते क्या होगा? मैसिव तारा के साथ हम बात कर रहे हैं कि एक उसमें विस्फोट होगा और इस विस्फोट को क्या नाम दिया गया? सुपरनोवा। उस विस्फोट का नाम दिया गया सुपरनोवा। देखो, एक विस्फोट होगा और उसका नाम दिया गया सुपरनोवा, और फिर यही तारा आगे चल करके क्या हो जाएगा? या तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा या ब्लैक होल बन जाएगा। या तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा या क्या बन जाएगा? ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक उसी तरीके से मैं इसके ऊपर ही बात कर लेता हूं। एवरेज स्टार भी अपने अंतिम एज में, मैं यहां पे लेके सीधे अंतिम एज तक चला जाता हूं। एवरेज स्टार भी अपने अंतिम एज में क्या बन जाएगा? व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। व्हाइट ड्वार्फ, सफेद बौना तारा, सफेद बौना तारा बन जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। ठीक है, और मैसिव क्या बन जाएगा? तो मैसिव के लिए कलर ले लूं क्या? छोड़, दूसरा ले लेता हूं मैं। मैसिव क्या बन जाएगा वो दिखाता हूं। मैसिव बन जाएगा सीधा ब्लैक होल। क्या बन जाएगा? ब्लैक होल। अब चलिए, यहां से एग्जाम के 2-3 क्वेश्चन हो गए। पहला क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर लिमिट की बात कर लिए। आप इसको लिखते चलेंगे, जो मैं बता रहा हूं रोक के वीडियो को समझ के लिखते चलेंगे। पहला चंद्रशेखर लिमिट वो क्या है? 1.44 टाइम्स टू द सन, ये चंद्रशेखर लिमिट है। और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से चंद्रशेखर लिमिट डिसाइड करता है कि कौन सा तारा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। तो ये लिमिट है कि 1.44 टाइम्स जिसका ज्यादा होगा सन से वो मैसिव स्टार होगा, बाकी सब एवरेज स्टार होंगे। फिर मैसिव स्टार क्या होगा? रेड जियांट बन जाएगा अपने एज के अंतिम समय में और बहुत ज्यादा फैल जाएगा, और फिर उसमें एक विस्फोट होगा जिसको सुपरनोवा कहा गया, और अंततः ये ब्लैक होल में चेंज हो जाएगा। और ब्लैक होल को कहते हैं द मोस्ट डेंस पार्ट ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का सबसे ज्यादा घनत्व वाला होता है ब्लैक होल। ब्लैक होल के पास इतना घनत्व होता है कि कहते हैं कि अगर ब्लैक होल के 1 चम्मच मटेरियल को वजन किया जाए, मतलब एक अनुमान है कि ब्लैक होल के 1 चम्मच मटेरियल का अगर वजन किया जाए
तो वो लगभग मिलियन टन होंगे। तो आप समझ सकते हैं, मैट्रिक टन, तो आप समझ सकते हैं कि ब्लैक होल कितना बड़ा चीज है। और ब्लैक होल का एक और पॉइंट क्या है कि ये बहुत बड़ा ग्रेविटेशनल जोन है। और यहां से एक एग्जाम का क्वेश्चन पूछा है कि कौन ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है, खगोलीय पिंड, कौन ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जहां से प्रकाश भी नहीं गुजरती है? तो ब्लैक होल। ब्लैक होल प्रकाश को भी अब्सॉर्ब कर लेता है। तो आप इसके अट्रैक्शन पावर को समझ सकते हैं, इसके घनत्व को समझ सकते हैं, इसके डेंस कितना ज्यादा है ये समझ सकते हैं। और ये एग्जाम का क्वेश्चन बना है, इसको ध्यान रखिएगा। ब्लैक होल के बारे में आप लिख लीजिएगा, मोस्ट डेंस पार्ट ऑफ यूनिवर्स। अगर मैं इसको लिख दूं तो मैं आपको कुछ इस तरीके से लिखूंगा, मोस्ट डेंस पार्ट ऑफ यूनिवर्स। यह किसके लिए मैंने लिखा है? ब्लैक होल के लिए मैंने लिखा है, ब्लैक होल के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, यह बात आपने कॉपी में लिख लीजिएगा, पक्का? ठीक है, मतलब ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा क्या है, घनत्व वाला पिंड है, खगोलीय पिंड है। चलिए ठीक है, ये हो गया एक। थोड़ा सा न्यूट्रॉन स्टार के बारे में बता लें। न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं कि रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार इज कॉल्ड पल्सर। और पल्सर क्या होता है? एक एनर्जी इमिट करने वाला एक सेलेस्टियल बॉडी है जो बहुत बड़े मात्रा में एनर्जी को क्या करती है, निकालता है। एनर्जी इमिट करने का मतलब ऊर्जा को निकालना। ठीक है, तो जो क्या बोलते हैं, पल्सर जो होते हैं ना, पल्सर आपका 220 वाला नहीं, पल्सर जो खगोलीय पिंड है वो, उसके बारे में पूछे कि व्हाट इज पल्सर, तो पल्सर इज ए सेलेस्टियल बॉडी। पहला पॉइंट, मतलब पल्सर क्या है? तो पल्सर एक खगोलीय पिंड है। क्या करती है? तो बहुत बड़े मात्रा में एनर्जी को निकालती है। दूसरी बात, न्यूट्रॉन स्टार को ही पल्सर कहा जाता है, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार। तो इसको भी मैं लिख देता हूं, कैसे लिखूंगा देखिए, मैं यहां पे लिखूंगा रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार इज कॉल्ड पल्सर। ठीक है, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार इज कॉल्ड पल्सर। ये बात भी आपने कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। यानी कि घूमता हुआ जो न्यूट्रॉन स्टार है, घूमता हुआ जो न्यूट्रॉन तारा है, उसको पल्सर कहते हैं। तो ये यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस पूरे फिगर को मैंने अच्छे से समझाया, इस पूरे फिगर को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। रेड जायंट क्या होता है ये भी बात आपने जान लिया। व्हाइट ड्वार्फ, बौना तारा। बौना तारा कौन बनेगा? जो एवरेज स्टार होगा, औसत तारा होगा, वो बौना तारा में कन्वर्ट होगा। और जो मैसिव स्टार होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा। ये बात मैं 4-5 बार बोल चुका हूं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैं बोल चुका हूं, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो तारों के बारे में, इसके लाइफ साइकिल के बारे में आपने देख लिया, और चंद्रशेखर जी के बारे में आपने समझ लिया, चंद्रशेखर लिमिट को आपने जान लिया। चंद्रशेखर लिमिट से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, प्लीज बेटा लिख लेना। 1.44 टाइम्स टू द सन, ये इनका मास सन टू मास का जो है ना, 1.44 टाइम्स टू द सन मास होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग अपने सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम, सबसे पहले तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि सोलर सिस्टम में ही आपसे एग्जाम का क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या क्वेश्चन पूछ लेता है? कि इनमें से कौन सा सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, यही क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर आप ये जानते हैं कि इनमें से कौन सा सोलर सिस्टम का पार्ट है, तो आप ऑटोमेटिक आप ये जान लेंगे इनमें से कौन सा सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं सोलर सिस्टम का पार्ट कौन कौन सा होगा। सबसे पहले सन, नाम से आपको समझ में आ रहा है, सबसे पहले कौन सा होगा? सन सोलर सिस्टम का पार्ट होगा। दूसरा ग्रह होगा, यानी ग्रह कौन कौन सा? बुध हो गया, यानी कि मर्क्यूरी हो गई, उसके बाद बुध के बाद हो जाएगा शुक्र, यानी कि वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, हालांकि नेपच्यून तो बौना तारा होगा। तो ये एक पॉइंट है जिसको आप समझिएगा, ये सारे क्या है? ग्रह है। उपग्रह भी आ जाएगा, यानी सैटेलाइट भी हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैटेलाइट 2, सैटेलाइट, उपग्रह। जो चीजें छूट गई हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि वो नहीं होगा। छूट गया तो मेरी गलती है, मैं इसको यहाँ पे सुधार रहा हूं। ठीक है, आप भी अपने कॉपी में इसको लिख लीजिएगा कि सोलर सिस्टम में क्या क्या पाए जाते हैं। तो क्या होगा? सूरज तो होगा ही, ग्रह होगा, उपग्रह होगा, क्षुद्र ग्रह होगा जिसको एस्ट्रॉयड बोलते हैं, छोटे छोटे टुकड़े पत्थर का क्षुद्र ग्रह होगा, धूमकेतु होंगे, कमेट्स होंगे, मेटियोर्स होंगे जिसको उल्का पिंड बोलते हैं। तो दीज आर द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम।
और बाकी अगर कुछ दे दे ऑप्शन में तो वो सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं होगा। चलिए इसी बात में आपको एग्जाम का क्वेश्चन बना के बता देता हूं और उसका आंसर बता देता हूं। क्यों? क्योंकि यही क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में और यही उसका आंसर रहा है मैक्सिमम टाइम जो मैंने क्वेश्चन देखा है वो। और ये है कि इनमें से कौन सा सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल का भाग नहीं है, तो ऑप्शन में रहता है निहारिका। ऑप्शन में क्या रहता है? निहारिका, और वो सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो प्लीज आप यहां ध्यान रखिएगा, सोलर सिस्टम का पार्ट क्या है? तो उपग्रह, सूर्य ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, दीज आर द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। अगर बर्तनी में, जैसे हिंदी लिखता हूं, बर्तनी में कुछ दिक्कत हो और इंग्लिश लिखता हूं तो क्या बोलते हैं उसको, स्पेल मिस्टेक हो, तो उसको आप लोग थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा अपने तरफ से, क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग है। पीपीटी बनाते हुए स्पेल मिस्टेक या बर्तनी के मिस्टेक हो जाते हैं, हमसे भी हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी अगर किसी का स्पेलिंग ही हमें नहीं आता है तो इंग्लिश वाले सर हैं अजीत सर, वो आपको जरूर बताएंगे कि ये स्पेल सही है या स्पेल गलत है। कुछ गलती करना अच्छा लगता है ताकि आप कमेंट करें कि मास्टर भी गलत हो सकता है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं। उसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे? द सन, क्योंकि हमने आपको बताया था कि सोलर सिस्टम का जो अल्टीमेट सोर्स क्या है? सन है। तो हम सबसे पहले सन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सन का 2 तस्वीर भी है, हालांकि इस तस्वीर का एक अपना मायने है जिसके बारे में हम समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम सन के बारे में बात यहाँ पे कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, सन, सूर्य का जो एज है, हालांकि मैंने यहाँ पे एज शायद लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो उस एज को भी हम आपको बता देंगे। सूर्य का जो एज है वो लगभग 10 अरब वर्ष है, 10 अरब वर्ष है, और पूरा एज माना गया है। और कहते हैं कि 5 अरब वर्ष उसका बीत चुका है। कितना बीत चुका है? 5 अरब वर्ष उसका बीत चुका है। यानी कि सन अपने एकदम मिडिल एज में है, जिसको बोलते हैं यंग एज में सन है अपने। अगले 5 अरब वर्ष के बाद सन हमेशा के लिए सेट हो जाएगा और यहाँ पे यूनिवर्सल रूल एक खत्म हो जाएगा कि सन राइजेस इन द ईस्ट। हालांकि ये यूनिवर्सल रूल आप देखेंगे कि अभी तुरंत आपको मैं इसको कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा कि सन राइजेस इन द ईस्ट। इंग्लिश में तो यूनिवर्सल रूल हो सकता है, लेकिन हमारा ज्योग्राफी इसको नहीं मानता है। किस लिए? क्योंकि शुक्र पे सन राइजेस इन द वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये खारिज हो जाती है, उस खारिज को हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे सन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सन जो है ना, उसका एज क्या मैंने बताया? 10 अरब वर्ष मैंने उसका एज बताया। मैं यहां पे लिख देता हूं 10 अरब वर्ष, 10 बिलियन ईयर्स। ठीक है, अब देखिए जो सन आप देखते हैं ना, कभी कभी खुले आंख से भी देखने का हिम्मत कर लेते हैं। अगर आपका एज 25 से 30 या 30 के आसपास है, हालांकि उतना तो एज के आप होंगे नहीं क्योंकि CHSL की तैयारी उतने एज के लोग नहीं करते हैं, तो आप सन को नहीं देखेंगे। लेकिन जब आप बच्चे रहे होंगे, यानी कि 7वीं 8वीं 6ठी में क्लास में पढ़ते होंगे, तो मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ चीज़ों को, तो सन को देखने का भी हिमाकत हम लोग कर लिया करते थे उस बचपना में। लगता था कि सन को देखेंगे। खैर इसको दार्शनिक रूप से एक्सप्लेन कर दे या एक हिम्मत जिसको बोलते हैं ना कि मोटिवेशन के रूप में एक्सप्लेन कर दे, कुछ भी हो, सन को देखा हम सब ने जरूर है एक न एक बार। ठीक है, तो जो सन आपको दिखाई पड़ता है ना, उसको फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर, यानी प्रकाश मंडल बोलते हैं। प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर बोलते हैं उसको। और वो क्या है? वो ये है, ये प्रकाश मंडल है, फोटोस्फीयर है। ठीक है, क्या है? प्रकाश मंडल है, फोटोस्फीयर है, जिस सन को हम देखते थे। उसके बाद कभी कभी सूर्य ग्रहण आपने देखा होगा, लेकिन अगर आप हमको देख रहे हैं तो मैं ये मानता हूं कि आप लोगों में से किसी ने भी नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखा है, क्योंकि आप जानते हैं कि नंगी आंखों से अगर सूर्य ग्रहण आप देखते हैं तो एक अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, जिससे आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। हो सकती नहीं है, हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो देखना मत ज्यादा, जो है ना वो क्या बोलते हैं, एडवेंचर करने की कोशिश मत करना। चलो देखते हैं सन को। अरे देखने की जरूरत क्या है? मोबाइल पे देख लो, टेलीविजन पे देख लो, लैपटॉप पे देख लो, कंप्यूटर पे देख लो। फोटोक्रोमिक चश्मा पहन के देखेंगे, अगर फोटोक्रोमिक चश्मा में कुछ छेद हो तब तो वो आंख तक पहुंच जाएगा, खराब हो जाएगा आंख। उसके बाद जो भी दिख रहा है रंगीनियां तो सब खत्म हो जाएगी, जीवन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। सॉरी, व्हाइट होगा कि नहीं हो पता नहीं, ब्लैक तो जरूर हो जाएगा। उसके बाद बैठे रहना, तो क्या फायदा? मत देखना, नहीं देखना, बिल्कुल नहीं देखना। मैं आपको सच कहता हूं, नहीं देखना। आंख रहेगा, दुनिया है तो जहान है। ठीक है, आंख है तो सब रंग है। चलिए ठीक है, तो जो कोरोना जो सूर्य ग्रहण देखते हैं मोबाइल पे देखना, इसलिए मैं बोल रहा हूं,
तो सूर्य ग्रहण जो फुल सोलर इक्लिप्स होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, उसमें चारों तरफ से सर्कल बन जाता है, एक छल्ला बन जाता है, एक रिंग बन जाता है, और उस रिंग को कोरोना कहते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कोरोना। अब ऐसा ना मैंने नाम ले लिया कोरोना का कि लोग जो है ना एकदम मतलब हद हो गया कोरोना, है ना, और ओमिक्रॉन और आ रहा है कोरोना के नए वेरिएंट। दरअसल ये कोरोना सन के उस पार्ट को कहा गया है जब सोलर इक्लिप्स के बाद दिखाई पड़ता है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब चूंकि इसी से मिलता जुलता वो वायरस है, जानलेवा, है ना, जो आपका दोस्त बनता चला जा रहा है। भगवान करे आपका दोस्त बन जाए, क्योंकि दोस्त नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, थोड़ा बहुत सर्दी खांसी देंगे जैसे दोस्त कभी कभी आपको परेशान कर देते हैं, तो उस तरीके से। लेकिन भगवान न करे किसी के साथ वैसा हो जैसा कि कुछ दिन पहले हुआ था। आई होप सब कुछ ठीक हो। मैं रोज ईश्वर से मनाता हूं कि ये चीज पूरे दुनिया से समाप्त हो जाए, सब स्वस्थ रहें, मैं भी स्वस्थ रहूं, और मेरे घर के जो मेंबर हैं वो सब स्वस्थ रहें, आपके घर के मेंबर स्वस्थ रहें, आपके दोस्त सब स्वस्थ रहें। ठीक है, चलिए। और आप एक चीज और, गवर्नमेंट जो भी बताती है कि आप मास्क लगाएं, आप वैक्सीनेशन करें, आप वो सब करें, प्लीज सब कुछ करें, हर चीज करे, क्योंकि गवर्नमेंट को जो दिमाग देने वाले लोग होते हैं वो बहुत होशियार होते हैं, यूपीएससी निकाल के गए हुए होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस, या फिर क्या बोलते हैं ऑक्सफोर्ड और ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए वैज्ञानिक होते हैं, या फिर बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास बहुत नॉलेज होता है। तो उनके नॉलेज को आप कंपीट मत कीजिए कि अरे बहुत सारे लोगों को देखा, अरे कोरोना कुछ नहीं है। बेटा बहुत कुछ है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस जारी करे उसको जरूर फॉलो करे, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि उनको दिमाग देने वाला लोग इतना बड़ा होता है, इतना होशियार होता है, इतना शार्प होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। आप तो एसएससी की तैयारी करते हैं, वो लोग यूपीएससी से भी ऊपर लेवल के लोग कुछ कुछ होते हैं जिनके सामने ब्यूरोक्रेट्स भी नतमस्तक हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सन के बारे में बहुत सारी बातें हो गई। तो सोलर इक्लिप्स को क्या बोलते हैं? कोरोना कहते हैं, जो दिखाई पड़ता है ये हमारा। ठीक है, ये बात हो गया हमारा। चलिए अब थोड़ा सा सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगा। यहां पे ध्यान रखिएगा, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बात किया हूं। चलिए मैं एक फिगर से आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक फिगर से इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान रखिए। आप एक बार फिगर देखिएगा, ये आपका अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है। ठीक है, और यहां पे आपके सन है, क्या है? सूर्य है। और अर्थ सन के साथ इलिप्टिकल जो एक पाथ होता है उसमें क्या करता है? इलिप्टिकल पाथ में घूमती है। सॉरी, ऐसा। ठीक है, अर्थ जो है ना सन के साथ इलिप्टिकल पाथ में क्या करती है? घूमती है। मैं यहां पे इसको थोड़ा सा मिटा दूं। चलिए, है ना। अब यहां पे पॉइंट क्या है उसको तो ध्यान से रखिएगा। ठीक है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। सन और अर्थ के बीच में एक दूरी मैं यहां पे ले लेता हूं। ठीक है, यहां पे ले लेता हूं, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं। ये भी एक अर्थ है। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, सन और अर्थ के बीच में जो एक दूरी है, सन के और अर्थ के बीच में एक औसत दूरी है, एवरेज जो डिस्टेंस है, मैं यहां पे लिख देता हूं एवरेज डिस्टेंस। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, कई बार आया है। इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय दूरी बोलते हैं। सन और अर्थ के बीच के जो डिस्टेंस है उसको खगोलीय दूरी कहते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन ये एक बार नहीं 100 बार आया है कि खगोलीय दूरी क्या होता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, खुद से लिख लेना, बहुत मुझे मत थकाओ। ठीक है, चलो एक। अब यहां पे कुछ बातें और एग्जाम का आता है, वो भी मैं आपके साथ क्लियर करूं। एग्जाम के क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये एक मैक्सिमम डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में, मैक्सिमम सबसे ज्यादा डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में। और ये मिनिमम डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में, मिनिमम डिस्टेंस है ये, मिनिमम।
तो मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस इसका एक नाम दिया गया है। कितना है वो सब मैं बताऊंगा, पहले मैं आप कॉन्सेप्ट आपको समझा लूं। मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस को एक नाम दिया गया है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस का जो नाम दिया गया है उसको बोलते हैं एपीहेलियन। एपीहेलियन हिंदी में बोलते हैं अपसौर। हिंदी में क्या बोलते हैं? अपसौर। और जो मिनिमम डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में, जो मिनिमम डिस्टेंस है इसको बोलते हैं पेरीहेलियन। मैंने पहले कहा कि अगर स्पेल मिस्टेक हो तो उसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। पेरीहेलियन इसको बोलते हैं उपसौर। इसको क्या बोलते हैं? उपसौर। तो ये हो गया अपसौर और ये हो गया उपसौर। तो मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? यहां पे मैक्सिमम लिख देता हूं मैं डिस्टेंस, दूरी, यहां पर भी लिख देता हूं डिस्टेंस, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? अपसौर एपीहेलियन। और मिनिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? उपसौर पेरीहेलियन, ठीक है। चलिए, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होते हैं सन और अर्थ के बीच में, मैक्सिमम डिस्टेंस वो 3 जनवरी को होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। उपसौर अपसौर का भी क्वेश्चन कई बार आया है। अगर आप में से कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करता है तो आपको वो दिख गया होगा। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो कब होता है? 3 जनवरी को। और जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो होता है 4 जुलाई को। वो कब होता है? 4 जुलाई को। तो ऑफलाइन क्लासेस जब हम पढ़ाते थे, अभी तो आप शायद कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन मैं पहले बता दूं, ऑफलाइन क्लासेस जब पढ़ाते थे तो बच्चों क्या कहते थे कि सर अगर 4 जुलाई को मैक्सिमम सॉरी ये होता है 4 जुलाई और ये होता है 3 जनवरी। ठीक है, 3 जनवरी। तो बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर अगर पृथ्वी से सूर्य का मैक्सिमम डिस्टेंस 4 जुलाई को होता है तो 4 जुलाई को गर्मी क्यों होती है इतना ज्यादा, और पृथ्वी से सूर्य की मिनिमम डिस्टेंस अगर 3 जनवरी को होता है तो उस समय ठंडा क्यों होता है? मिनिमम डिस्टेंस तो गर्मी ज्यादा होना चाहिए। तो देखो ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर काम करता है। गर्मी और ठंडा होना इसके अलग अलग कारक है। और उस एक कारक में मैंने आपको कल बताया था, जब लैटिट्यूड समझा रहा था तो मैंने कहा था कि जनवरी में सूर्य दक्षिणायन होता है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में ठंडी होगी और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी। तो 3 जनवरी में अगर गर्मी होगी भी तो दक्षिणी गोलार्ध में होगी, वो उनको अनुभव जरूर हो रहा होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से रखिएगा कि जो दक्षिणायन और उत्तरायण के कॉन्सेप्ट है वो भी गर्मी और ठंडी के लिए, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो गर्मी और ठंडी को क्या करते हैं, इफेक्ट करती है। तो ध्यान रखिएगा, मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस, ये बात हो गई सन और अर्थ के बीच में। और एक एवरेज डिस्टेंस को क्या कहा गया? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा गया। एवरेज डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। थोड़ा सा हिल गया था और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती लिख दिया था, तो इसके लिए सॉरी, मैंने सही कर दिया। ठीक है, तो आप इसको प्लीज अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है ना। अब देखते हैं कि ये मैंने आपको बताया, और यही बात मैं आपको बताऊंगा किसके साथ? मून के साथ। तो जब मून के साथ बताऊंगा तो वहां पे फिर से ध्यान से एक बार देखिएगा इस चीज को। ठीक है, इसी फिगर में मैं बता दूंगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो प्रकाश मंडल कहते हैं और मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड पेरीहेलियन। ये बात मैंने आपको बताया, पेरीहेलियन। और कितना है ये बात उस समय नहीं बनाया था, तो ये लिख लीजिएगा 147 मिलियन किलोमीटर है। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में मुश्किल पूछेगा, लेकिन अगर पूछ लिया तो 147 मिलियन किलोमीटर है। और वो मिनिमम डिस्टेंस कब होता है? 3 जनवरी को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो उसको क्या कहा गया? एपीहेलियन। और ये कितना होता है? 152.1 मिलियन किलोमीटर। और ये कब होता है? 4 जुलाई को। यही बात मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, ध्यान रखिएगा। और जो एवरेज डिस्टेंस होता है, एवरेज डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 149.8 मिलियन किलोमीटर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं, 149.8 किलोमीटर। और इसको कैसे पूछा है कि औसत दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितना होती है? ऑप्शन में अगर ये इस तरीके से पॉइंट बना के ना दे तो 150 मिलियन किलोमीटर के आसपास जरूर दे देगा। तो 150 मिलियन किलोमीटर अगर दे देगा और ये नहीं दे
तो आप 150 मिलियन किलोमीटर टिक करके आ जाएंगे 150 मिलियन किलोमीटर। मैं आपको एक ट्रिक के रूप में, ट्रिक नहीं, एक ऑन एन एवरेज के रूप में बता दिया हूं, ठीक है। तो मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज तीनों किलोमीटर हो गया। उपसौर क्या होता है वो समझ लिए, अपसौर क्या होता है वो समझ लिए, और कब होता है ये भी देख लीजिए। डिस्टेंस को क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये भी कह लिए। मैं सन ही समझा रहा हूं, फोटोस्फीयर, कोरोना भी समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन के बारे में और भी बातें हैं जो यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं। पहला, सन की जो ग्रेविटी है यानी कि गुरुत्व है, मैंने हिंदी में भी लिखा है, हिंदी इंग्लिश वाले परेशान नहीं होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सन का जो गुरुत्व है वो पृथ्वी के गुरुत्व से कितना ज्यादा है, 28 गुना ज्यादा है, यानी कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन इज 28 टाइम्स टू द अर्थ, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे, हिंदी वाले बच्चे, सन का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 28 गुना ज्यादा है। उतना लिखने की जरूरत नहीं, इतना ही लिख दिया वही काफी है, ठीक है। चलिए, सन जो है ना पृथ्वी से कितना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है। अंदाजा लगा सकते हैं, एक तो पृथ्वी इतना बड़ा है, इतना बड़ा पृथ्वी है, हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, सोचते हैं यार कहां आ गए अपना घर छोड़ करके, ठीक है। जैसे मैं भटकता हुआ इंसान हूं, मतलब मुझे खाना बदोश कह सकता है, मैं पिछले 20 साल से भटक रहा हूं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कहां कहां भटका हूं मैं, और अगर मैं पूरे पृथ्वी की बात करूं तो फिर कितना बड़ा पृथ्वी है, और अगर सन के कंपैरिजन में करूं तब तो कितना छोटा पृथ्वी है, क्योंकि सन के कंपैरिजन में पृथ्वी कितना है, 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख, 13 लाख टाइम्स, कितनी बड़ी बात है, ठीक है। 13 लाख टाइम बिगर देन द अर्थ, ठीक है। चलिए, सन का टेम्परेचर, जो प्रकाश मंडल का टेम्परेचर है, जिसको हम फोटोस्फीयर कहे थे, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है, बहुत बारी, रट्टा मार लेना, लिख लेना, एकदम हाईलाइट कर लेना, 6000 डिग्री सी है। कई बार क्वेश्चन पूछा है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाते हैं उनको पता है कि क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो सन का टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सी है फोटोस्फीयर का टेम्परेचर, सन के प्रकाश मंडल का टेम्परेचर। लेकिन जब सन के कोर का टेम्परेचर पूछे, जब सन के केंद्र का टेम्परेचर पूछे, तो वो पूरा टेम्परेचर है 15, अरे गलती हो गया बेटा यहां पे मेरे से, क्या गलती हो गया, 15 को यहां पे इसको मैं ऐसे करता हूं, 15 मिलियन डिग्री सी है, यानी कि 15 मिलियन डिग्री सी टेम्परेचर है सन के कोर का। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टेम्परेचर कितना कहलाता है, लिख करके इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हिंदी वाले बच्चे जो पढ़ाया होगा स्कूल में आपके मास्टर साहब ने, लिख के इकाई दहाई सैकड़ा हजार करना, और फिर कमेंट में बताना कि कै गो सुनना लगता है, कै गो जीरो लग रहा है, और उसको क्या बोला जाता है हिंदी में लिख के बताना मेरे को, आपके लिए होमवर्क रहा। 15 मिलियन डिग्री सी है सन के कोर का टेम्परेचर, अंदाजा लगा सकते हैं इसके टेम्परेचर को। खैर चलिए, लाइफ स्पैन मैंने पहले भी बता दिया है कि 10 अरब वर्ष है, तो पहले चर्चा हो चुकी है। कितना अरब बीत चुका है, 5 बिलियन ईयर बीत चुका है, ये चर्चा पहले हो चुकी है। अब अगला पॉइंट है कि सूर्य की जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर कितने समय में पहुंच जाती है। तो यहां पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन मैंने लिखा है 8 मिनट 18 सेकेंड, कहीं कहीं किसी किताब में मैंने खुद देखा है 8 मिनट 20 सेकेंड। तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। किस लिए परेशान नहीं होगा कि अगर 18 सेकेंड देगा तो 20 सेकेंड नहीं देगा, या 20 देगा तो 18 नहीं देगा, कम से कम मुझे तो नहीं मिला है। तो मिला जुला करके आप 8 मिनट 18 सेकेंड कर सकते हैं कि सन का जो किरण है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकेंड लगती है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है बच्चों से, बच्चे किससे आप पढ़ते आ रहे हैं, और वही बात मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है। अब चलिए, यहां पे 2 तस्वीर लगा हुआ है, इस दोनों तस्वीर को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा सा बात कर लूं। सबसे पहले सोलर स्पॉट, सन स्पॉट जिसको बोलते हैं, सौर कलंक, आपके ऊपर कलंक लग गया है। क्या है कलंक? तो ये जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट आपको दिख रहा है ना, ये ब्लैक स्पॉट, ये ब्लैक स्पॉट, दीज आर द कलंक, इसको स्पॉट बोलते हैं, सोलर स्पॉट, ठीक है। क्या बोलते हैं? कलंक बोलते हैं। खैर चलिए, तो सोलर स्पॉट बोलते हैं। आप एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कई बार क्वेश्चन पूछा है, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है ये, जब क्वेश्चन पूछता है कि स्पॉट के बनने और बिगड़ने का प्रक्रिया क्या है, यानी कितने वर्षों का है, तो 11 साल का है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है बीबीआई। हालांकि मैं बीबीआई हमेशा नहीं लगाया हूं, जैसे मैंने चर्चा पहले भी किया है, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि क्वेश्चन को मैं करके आता हूं जब भी क्वेश्चन पूछता है। और बच्चे शुरू में जब मैं किया था, और कुछ बच्चे होते हैं एग्जाम में इशारा उसारा ऐसा करके, हालांकि एसएससी के एग्जाम में नहीं होते हैं, जब रंगने वाला एग्जाम हुआ करता था उस समय होते थे इशारे विशारे, ठीक है। बिहार में, हमारे बिहार में अभी भी रंगने वाला एग्जाम होता है दरोगा का, बीपीएससी का, तो उसमें इशारे विशारे कभी कभी करते हैं लोग।
उसके चक्कर में पकड़ाते भी हैं। तो उसमें एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, तो मैंने उसको बताया था 11 साल, मैंने सही बता दिया था, अच्छे बच्चे हैं हम, ठीक है। तो 11 साल क्या होता है, सौर कलंक का क्या होता है, एज होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में समझिएगा, सौर कलंक का एज क्या होता है, 11 साल। एक यहां पे है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरेलिस लाइट, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरेलिस लाइट है यहां पे। ये ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिस का मतलब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिस साउथ में, यानी कि ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस की अगर बात हो तो वो कहां होगा, साउथ में होगा। तो मैं यहां पे कर दूं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहां होगा, साउथ में, साउथ पोल, मैंने लिखा हुआ है साउथ पोल। और ऑरोरा बोरेलिस होगा तो वो कहां होगा, नॉर्थ पोल। तो अगर इसको रट्टा नहीं मारना है, इसको ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया से साउथ, क्योंकि साउथ हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिस साउथ पोल और बोरेलिस एक बच गया तो नॉर्थ पोल। ये है क्या, तो एक लाइट है। ये कैसा लाइट है, ये रंग बिरंगा लाइट है। ये कहां उत्पन्न होता है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में उत्पन्न होता है, यानी कि पोल पे, ध्रुवों पे उत्पन्न होता है। और नॉर्थ पोल पे क्या कहते हैं, ऑरोरा बोरेलिस। साउथ पोल पे क्या कहते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। इस लाइट्स को क्या कहते हैं, ऑरोरा लाइट्स कहते हैं। कैसे उत्पन्न होता है, तो सूर्य से निकलने वाली जो किरणें होती है, जो रेडिएशन होती है जिसको बोलते हैं, मैं बड़ा बेसिक तरीके से आपको समझाता हूं, उसके टेक्निकली पॉइंट में नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत बड़ा टेक्निकल इसका एक्सप्लेनेशन है। तो सूर्य से निकलने वाले जो रेडिएशन होते हैं, जब पोल पे आते हैं तो पोल के जो ठंडी वातावरण है उससे इनका मिलाप होता है, और उस मिलाप के कारण रंग बिरंगा लाइट्स उत्पन्न होता है, जिसको देखने के लिए हजारों सैलानी हमेशा जाते रहते हैं। नॉर्थ पोल पे तो हमेशा जाते हैं, किस लिए, क्योंकि नॉर्थ पोल पे नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, क्या बोलते हैं, रसिया का साइबेरिया जैसे इलाका है जहां से ये चीजें देखी जाती है, लोग वहां पर देखने के लिए मौजूद होते हैं। ये ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस का एक, सॉरी, ऑरोरा बोरेलिस का एक लाइट है, जो कि मैंने आप यहाँ पे डाला है। आप इंटरनेट पे और भी देख सकते हैं, बड़ा रंग बिरंगा लाइट है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा बोरेलिस का लाइट, एग्जाम में भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। सौर कलंक को जरूर देखिएगा, ये VVI है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के बारे में मैंने बहुत सारी बातें बताया, अब देखते हैं कि सूर्य के बारे में और भी कुछ बातें हैं कि नहीं है। मिडनाइट का सूर्य, ये मिडनाइट का सूर्य कहां दिखाई देता है, तो इसके बारे में एग्जाम का क्वेश्चन पूछा है कभी कभी। तो मिडनाइट का सूर्य आपको कहां दिखाई देगा, तो ध्यान रखिएगा, मिडनाइट का सूर्य आपको ध्रुवों पे दिखाई देगा, ध्रुवों पे, पोल पे दिखाई देगा। अब यहां पे मैंने कुछ देश का नाम लिखा है, जैसे कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, रसिया, स्वीडन। अब यहाँ पे, अब आप देश का नाम मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि मुझे लगता है कि आप बच्चे जो है ना, ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे कौन सा देश है। तो ये जितने भी देशों का नाम लिखा है, ये सारे के सारे नॉर्थ पोल पे है, नॉर्थ पोल पे सारे के सारे। साउथ पोल के देशों की बात करें तो हालांकि पोल पर तो कोई देश नहीं है, लेकिन उसके नजदीक में जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया तो दूर है, न्यूजीलैंड कह सकते हैं, या उसके और नीचे चले जाए तो चिली का कुछ पार्ट है, या कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ये भी बहुत दूर है। लेकिन सबसे नजदीक में नॉर्थ पोल पे यही सब है, ठीक है। साउथ पोल पे बहुत नजदीक का कोई कंट्री नहीं है, वहां सिर्फ अंटार्कटिका है। चलिए ठीक है। और ये घटना कब होती है, तो ये ध्रुवों पे होती है, गर्मी के दिनों में होती है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सनशाइन पोल ड्यूरिंग द समर। ये अर्धरात्रि का सूर्य जिसको बोलते हैं, वो कब होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कहां होता है, क्वेश्चन पूछे, तो ये गर्मी के समय में ध्रुवों पे होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो क्या हमारे यहाँ गर्मी है तो हमारे यहाँ होगा, तो हमारे यहाँ अगर गर्मी है तो नॉर्थ पोल पे अर्धरात्रि घटना होगी। जब साउदर्न हेमिस्फीयर में सन मूवमेंट करेगा, याद करो जब मैंने आपको लैटिट्यूड पढ़ाया था, उसमें बहुत बड़ा पॉइंट है अक्षांश, हर चीज आपको बताता है। जब साउदर्न हेमिस्फीयर में सन मूवमेंट करेगा तो गर्मी उस समय होगी, यानी कि दिसंबर में गर्मी वहां होगी, तो वहां पे मिडरात्रि की मिडनाइट का सूर्य जो है ना दिखाई देगा, ठीक है। उच्च अक्षांशों पे, यानी हायर लैटिट्यूड जिसको बोलते हैं, वो देखा जाता है, जैसे कनाडा पे, अगर नाम मैंने आपको बताया है, ठीक है। पोल को हायर लैटिट्यूड भी बोला जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस घटना का टेक्निकली पॉइंट में नहीं जा रहा हूं, मैं एग्जाम के क्वेश्चन से सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि टेक्निकली मैंने बहुत सारी चीज लैटिट्यूड में बताया किस तरह सन मूवमेंट करता है वो, और आपके रोटेशन से भी ये और रेवोल्यूशन से पॉइंट जुड़ा हुआ है। चलिए अब चलते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, यानी सोलर सिस्टम की बात हम लोगों ने कर लिया। अब हम थोड़ा सा प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। प्लैनेट्स आपके सामने में प्लैनेट्स है, और ये सन है, आप देख रहे हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ। मैं थोड़ा सा और इसको ऊपर कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे।
और मैं भी अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा, आई होप, ठीक है। मैं आपको बताते भी चलूँगा, हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। मर्क्यूरी को बुध कहते हैं, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मर्क्यूरी को क्या बोलते हैं? नहीं दिख रहा है। मर्क्यूरी को बुध कहते हैं, ठीक है। वीनस को शुक्र कहते हैं, अर्थ को पृथ्वी कहते हैं। हिंदी वाले बच्चों के लिए सिर्फ इतना मेहनत कर रहा हूं मैं। मार्स को मंगल कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हिंदी वालों के लिए मेहनत नहीं करता हूं, ऐसा बात नहीं है, या इंग्लिश वालों के लिए मेहनत नहीं करता हूं, मैं लिख देता हूं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। जुपिटर को बृहस्पति कहते हैं, सैटर्न को शनि कहते हैं, आपका शनि अगर भारी हो, जैसा कि मेरा हमेशा भारी रहता है। यूरेनस को अरुण कहते हैं, नेपच्यून को वरुण कहते हैं, और प्लूटो को यम कहते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया था, क्या क्वेश्चन पूछ लिया था कि प्लूटो को क्या कहते हैं, तो यम कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछा था कि प्लूटो को ही क्या कहते हैं, तो यम कहते हैं। मतलब यही लिटरली क्वेश्चन ही था, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया प्लूटो को क्या कहते हैं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया यम, तो प्लूटो क्या कहते हैं, यम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये आपके सामने प्लैनेट्स हैं, और आप जानते हैं कि अभी 8 प्लैनेट है। कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट है। 9वां कौन था? प्लूटो था। उसको क्या कहा गया? अब बौना ग्रह कहा गया। उसको प्लैनेट्स का दर्जा क्या कर दिया गया? वापस ले लिया गया। कब? 2006 में ले लिया गया प्लैनेट का दर्जा। अच्छा, हम इंसान भी कितने ज्यादा, मतलब कभी कभी जो ईश्वर अगर ऊपर में हैं, जैसा कि अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने तरीके से मानते हैं, मैं किसी भी धर्म पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, माफ कीजिएगा अगर कोई गलती हो जाए मेरे से तो। जैसा कि अलग अलग रिलीजन मानने वाले लोग मानते हैं कि वहाँ पर ऊपर ईश्वर है जो हम सबको रेगुलेट करते हैं, मैं भी मानता हूँ, मैं भी आप ही की तरह एक आस्तिक प्रवृत्ति का इंसान हूँ, ठीक है। चलिए, तो अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर ने इन सब चीज़ों को बनाया है, अर्थ भी बनाया है और हमें भी बनाया है, और इसको भी बनाया है, सन को भी बनाया है, ये सब मानते हैं आप। तो हम इंसान कितने ज्यादा ईश्वर को चैलेंज करते हैं। हमने क्या कहा कि प्लूटो हमारा ग्रह नहीं होगा, और हमने एक डिफिनीशन गढ़ लिया। आप बोलेंगे कि सर डिफिनीशन गढ़ा नहीं, वो बड़े लोग गढ़े हैं, होशियार लोग, विद्वान लोग। मैं मानता हूं होशियार लोग, विद्वान लोग ही गढ़े हैं, लेकिन गढ़े तो हैं। हमने एक डिफिनीशन गढ़ लिया कि अगर किसी के भी, मेरी बात ध्यान रखिएगा, जो मैं समझा रहा हूं एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है बेटा, समझ गया ना। तो मजाक मजाक में मैं कुछ बात बोल जाता हूं, क्वेश्चन एग्जाम का बन जाता है। अगर किसी के दूसरे प्लैनेट्स के भी अगर ऑर्बिट में कोई दूसरा प्लैनेट चला जाता है घूमते हुए, या उसका क्रॉस करता है, तो वो प्लैनेट्स नहीं कहलाएगा, यानी कि डिफिनीशन के हिसाब से प्लैनेट्स नहीं कहलाएगा। तो क्या है डिफिनीशन? तो डिफिनीशन यह है कि प्लैनेट्स का अपना एक ऑर्बिट होना चाहिए, स्वतंत्र, ठीक है। तो फिर प्लूटो का क्या कहानी था? तो प्लूटो का कहानी ये था कि वो नेपच्यून के ऑर्बिट में इंटर कर जाती थी, प्लूटो का ये कहानी था, इसलिए उसको हटा दिया। अच्छा बेटा, तो नेपच्यून के ऑर्बिट में वो इंटर करता था, आपने उसे प्लैनेट हटा दिया, तो हटा दिया क्या? मतलब उसको हटा कर अलमारी में रख दिया क्या? उसको हटा करके कहीं अलग भेज दिया? नहीं नहीं, तुम सूरज में मत रहो, तुम किसी दूसरे क्या बोलते हैं, तारे का जाकर परिक्रमा करो, ऐसा किया है क्या? नहीं ना। उसका कुछ बिगड़ा, तुम कागज पे जोड़ दिए, हटा दिए। प्लूटो का कुछ बिगड़ा क्या? बिगाड़ लिए प्लूटो का। अभी वो इंटर नहीं कर रहा है नेपच्यून के ऑर्बिट में, कर रहा है कि नहीं करना, कमेंट करना तो कर रहा है कि नहीं करना है। क्या आप उठा के अलमारी में बंद कर दिए हैं क्या? कर सकते हैं ऐसा क्या? बताइए तो जरा कमेंट करना कि अभी वो नेपच्यून के ऑर्बिट में इंटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब कर ही रहा है तो तुम अलग हटाओ चाहे उसको जोड़ो, क्या फर्क पड़ता है? हालांकि कुछ फर्क पड़ता होगा, आई डोंट नो, लेकिन चलो ठीक है, मुझे पढ़ाना है तो मैं कर रहा हूं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस अरेंज में ये आपको दिख रहा है उसी अरेंज में सन से दूरी पे है ये, यानी कि डिस्टेंस के हिसाब से हम बात करें तो सबसे पहला कौन सा होता है? मर्क्यूरी। आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे एज पर डिस्टेंस, इंग्लिश वाले, हिंदी वाले लिखेंगे दूरी के अनुसार क्रम से। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? दूरी के अनुसार क्रम से। हालांकि हर चीज आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको चूंकि फिगर पे समझा रहा हूं तो मेरा पूरा फोकस आपको फिगर पे है। दूरी के हिसाब से क्रम से मैंने लिखने के लिए बोला, सबसे पहला कौन सा होगा? मर्क्यूरी, दूसरा कौन सा होगा? वीनस, तीसरा अर्थ, हिंदी लिख दिया मैंने, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स, पांचवा जुपिटर, छठा सैटर्न, सातवां यूरेनस, पांचवा, आठवां नेपच्यून, ठीक है ना, हिंदी में उस हिसाब से। अब इसी पॉइंट को मैं दूसरे तरीके से बात करता हूं। अगर ग्रहों के आकार के हिसाब से, यानी शेप, साइज के हिसाब से अगर हम बात करें
तो पहला कौन होगा, दूसरा कौन होगा, और आठवां कौन होगा, पांचवा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, ये जरा सा एक बार देखते हैं। तो प्लीज अब अपने कॉपी में क्या लिखेंगे, ग्रहों के आकार के अनुसार, ग्रहों के आकार के अनुसार। अगर आपको लगता है कि मैं तेज हूं, मतलब मैं तेजी से बोलता हूं, मैं जल्दी आगे बढ़ जाता हूं, तो माफ कीजिएगा, अभी समय रॉकेट पे चलने वाला है। स्पेस एक्स वाला का नाम सुने हैं, उसका नाम बताना तो कमेंट में। स्पेस एक्स वाला का नाम क्या है उसके मालिक का? वो चंद्रमा पे घर बसाने की कोशिश कर रहा है, वो मार्स पे घर बसाने की कोशिश कर रहा है, और तुम अभी भी बैलगाड़ी से चलने की कोशिश करो। यानी कि तुमको स्लो चाहिए, स्लो नहीं फास्ट करो, जितनी जल्दी चीजें हो सके। पहले ही जीवन में बहुत ज्यादा स्लो हो। किस लिए स्लो हो? क्योंकि बहुत आगे निकल चुका है एसएससी आपसे, और जब एसएससी को आपको पकड़ना है तो आपको बहुत तेज होना होगा। खैर चलिए, तो हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आकार के हिसाब से अगर हम सभी ग्रहों को देखें तो पहले नंबर पे कौन आता है? आकार के हिसाब से लिख लेना अपने कॉपी में, क्योंकि दोबारा लिख करके मैं मिटा दूंगा और फिर आपके लिए परेशानी हो जाएगा। पहले नंबर पे आएगा जुपिटर। मैं यहां पे कलर चेंज कर लेता हूं। पहले नंबर पे आएगा जुपिटर, पहले नंबर पे आकार के हिसाब से। दूसरे नंबर पे आएगा सैटर्न, सॉरी इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूं, ठीक है। पहले नंबर पे आएगा जुपिटर, दूसरे नंबर पे आएगा सैटर्न, तीसरे नंबर पे आएगा कौन सा? यूरेनस, चौथे नंबर पे आएगा नेपच्यून। नेपच्यून चौथे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, ये दूसरा है, ये पहला है, ठीक है, हो गया। उसके बाद पांचवें नंबर पे कौन आएगा? पांचवें नंबर पे आ जाएगा हमारा अर्थ, पांचवें नंबर पे हमारा अर्थ। छठे नंबर पे कौन सा आएगा? वीनस, शुक्र, जिसकी पृथ्वी की बहन कहा जाता है, यानी हमारी मौसी। मौसी के ऊपर बहुत बात करेंगे। पांचवें, छठे, सातवें नंबर पे कौन आएगा? मार्स, और आठवें नंबर पे कौन आएगा? मर्क्यूरी, यानी कि क्या? बुध। इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, ये थोड़ा सा मर्क्यूरी यानी कि बुध, ठीक है, समझ में आ गया। तो पहले नंबर पे कौन है? जुपिटर, दूसरे सैटर्न, तीसरा यूरेनस, चौथा नेपच्यून, पांचवा अर्थ, छठा वीनस, सातवां मार्स, आठवां मर्क्यूरी। अब आप कहेंगे कि सर इसको याद करना होगा। रट्टा नहीं मारो, बड़ा सिंपल तरीके से समझो। क्या है सिंपल तरीके समझने का? कि इधर का जो चार, जिसको मैंने यहाँ पे ढक लिया खड़ा होकर के, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा इधर का चार, तो इधर का जो चार है वो सीरियल क्रम से है। जैसा कि वो सूरज के दूरी के हिसाब से है, उसी तरीके से वो अपने साइज के हिसाब से भी है, ठीक है। और जब इधर के चार को हम ढकते हैं इस तरीके से, हालांकि ये ढक नहीं पा रहा है, लेकिन इधर के चार को जब हम ढकते हैं तो हम क्या पाते हैं कि एक हमारा पृथ्वी है, और पृथ्वी से छोटा सा, थोड़ा सा छोटा क्या है? हमारा शुक्र है, जो कि पृथ्वी की वो बहन है, तो वो शुक्र है। तो दोनों को साथ में रखते हैं। तो पांचवा अगर पृथ्वी होगा तो छठा कौन सा होगा? शुक्र हो जाएगा। और आप जानते हैं कि बुध सबसे छोटा है, तो सातवां कौन होगा? मार्स होगा। ये तरीका अगर समझने का आप डेवलप कर लिए तो रट्टा मारने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब आपको हम एक और तरीके से समझाते हैं, वो उससे साइज भी समझ में आ जाएगा और ग्रहों को अभी समझ आपको विकसित हो जाएगी। चलिए, और चूंकि मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी जानता हूं तो शायद कुछ कुछ बातें मैं ग्रहों के साथ आपका करते हुए चलूंगा। ओके, चलिए, तो हम लोग पहले इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। जो भी मैंने लिखा है सब मिटा देता हूं। आई होप हिंदी वाले बच्चे लिख लिए होंगे, इंग्लिश वाले बच्चे भी लिख लिए होंगे, और कुछ बच्चे तो कॉपी में कलाकार होते हैं वो बना लिए होंगे, ठीक है। तरीके से बना लीजिएगा, सन को भी जरूर बनाइएगा, ठीक है। हमारा प्यारा सा सूरज है, दहकता लहकता सा सूरज है, लेकिन प्यारा है। अभी ठंडी का समय है, हमें प्यारा लग रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटाता हूं। तो इसको जब हम मिटाते हैं तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एक लाइन खींचते हैं, और उस लाइन का बड़ा महत्व है, एग्जाम का क्वेश्चन है। ऐसे मत समझना कि फ्री में लाइन खींच दिया मास्टर साहब ने। मास्टर साहब फ्री में लाइन नहीं खींचते हैं। चलो, यहां पे एक लाइन मैंने खींचा है। इस लाइन का एक पॉइंट है, इसका एक मतलब होता है। ये लाइन हमको ये बताता है कि इस लाइन से इधर, अब लाइन का नाम क्या वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे बता लेने दो जो मैं बता रहा हूं। इस लाइन से इधर, ठीक है, इसको बोलते हैं इनर प्लैनेट, और इस लाइन से इधर इसको बोलते हैं आउटर प्लैनेट। इस लाइन को क्या बोलते हैं? तो ये दरअसल लाइन नहीं है, ये किसी का ऑर्बिट है। किसका ऑर्बिट है मास्टर साहब? तो ये ऑर्बिट है किसका? क्षुद्र ग्रह का। नाम से समझ में क्षुद्र कहीं के, तो क्षुद्र ग्रह का यानी कि एस्ट्रॉयड का। मैं क्षुद्र ही लिखूंगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्षुद्र लिखना। अगर मेरे बर्तनी में कोई गलती हो तो उस बर्तनी के गलती को कृपया करके सही कर देना, ठीक है।
इंग्लिश वाले बच्चे एस्ट्रैड बेल्ट लिखना, क्षुद्र ग्रह का एक पूरा का पूरा क्या है, ये बेल्ट है, एस्ट्रैड बेल्ट है ये। इंग्लिश वाले बच्चे, हिंदी वाले बच्चे दोनों, अगर क्षुद्र समझ में नहीं आता एस्ट्रैड बेल्ट है, ये एस्ट्रैड बेल्ट है। और यहां से एग्जाम का क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है कि एस्ट्रैड बेल्ट या एस्ट्रैड जो पाए जाते हैं सोलर सिस्टम में, वो किन किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता है तो उसको ये क्वेश्चन जरूर देखेगा। तो वो किसके ग्रह के बारे में के बीच में पाए जाते हैं, तो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे बेटा मार्स है, ये जुपिटर है, ये ऐसे मत समझना ये मार्स ये जुपिटर इसको क्रॉस नहीं, ये देखो यहाँ पे मार्स है, यहाँ जुपिटर है और उसके बीच में एस्ट्रैड बेल्ट पाए जाते हैं। मैं आपको एस्ट्रैड भी दिखाऊंगा फोटो में, चिंता मत करना, पहले मैं इसको समझा लूं, ठीक है। तो एस्ट्रैड बेल्ट के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कौन कौन से ग्रहों के बीच में पाया जाता है, तो मार्स और जुपिटर यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है एस्ट्रैड बेल्ट, जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है। ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं जो कि ग्रह निर्माण की प्रक्रिया के समय बच गए हैं और उसका निर्माण नहीं हो पाया है, तो छोटे छोटे अपने पाथ में घूमते रहते हैं और उसी में से किसी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स में जब चले आते हैं तो वो फिर दूसरे अर्थों में काम करना शुरू कर देता है, उसकी बात करेंगे। लेकिन अभी पहले हम आपको इतना ही समझाए, क्योंकि ज्यादा बताने से पहले पहले ना दिक्कत हो जाता है, उतने बात करें ना जितने जितने की हम यहाँ पे चल रहे हैं, बड़ा सिंपल तरीके से। चलिए ठीक है, तो इसको हमने आपको क्या कहा था, इसका नाम हमने बताया था इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट। हालांकि मेरी बात ध्यान में रखिएगा, आप बना भी रहे हैं ऐसे भी लिख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले बच्चे, लेकिन सब कुछ आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, हर चीज आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान आप नहीं होइएगा। इसको क्या कहते हैं, इनर प्लैनेट यानी कि आंतरिक ग्रह, और इसी को टेरेस्टेरियल प्लैनेट भी बोलते हैं, टेरेस्टेरियल टेरेस्टेरियल प्लैनेट यानी कि पार्थिव ग्रह बोलते हैं, पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह या स्थलीय ग्रह, स्थलीय, ठीक है, स्थलीय ग्रह भी इसको बोलते हैं, स्थलीय ग्रह बोलते हैं, इनर प्लैनेट कहते हैं, टेरेस्टेरियल प्लैनेट कहते हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं 100 बार बोला हूं, ठीक है, प्लीज आप लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे। और इसको बोलते हैं आउटर प्लैनेट, इसको क्या बोलते हैं बेटा, आउटर प्लैनेट, जिसको बोलते हैं बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह। इसको जोवियन प्लैनेट भी बोलते हैं, जोवियन प्लैनेट। इसको गैसियस प्लैनेट भी बोलते हैं, गैसियस प्लैनेट। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि इसको मैंने टेरेस्टेरियल बोला और या स्थलीय प्लैनेट बोला, इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि ये जो इनर प्लैनेट्स हैं, मैं दोनों का डिफरेंस भी बताते हुए चलूंगा। जो इनर प्लैनेट्स है वो चट्टानों से बना है, किससे बना है, रॉक, चट्टानों से बना है। लेकिन इसको मैंने गैसियस बोला है, तो इसका मतलब ये चारों के चारों जो यहां से यहां तक है मुख्य दर्शक, ये किससे बना है, गैस से बना है, ये गैस से बना है, इसलिए इसको गैसियस प्लैनेट कहते हैं। ये चट्टान से बना है, इसको स्थलीय प्लैनेट या टेरेस्टेरियल प्लैनेट भी कहते हैं। क्योंकि सूर्य के नजदीक है तो इसलिए इसको इनर प्लैनेट कहते हैं, सूर्य से दूर है तो ये आउटर प्लैनेट है, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, जो इनर प्लैनेट है वो छोटे हैं शेप में इन कंपैरिजन टू आउटर प्लैनेट। आप देख रहे हैं ना, साइज देखिए कितना छोटा है इसका, देखो कितना छोटा है। तो इनर प्लैनेट का जो साइज है वो क्या है, छोटा है इन कंपैरिजन टू आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट का साइज देखो कितना बड़ा बड़ा है, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे साइज क्या है, बड़ा है, बिगर साइज है, ये बात मैंने पहले भी कर दिया। दूसरी पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो इनर प्लैनेट है इसके पास जो सैटेलाइट है उसकी संख्या बहुत कम है। जैसे कि मरक्यूरी के पास कोई सैटेलाइट ही नहीं है, वीनस के पास कोई सैटेलाइट ही नहीं है, अर्थ के पास हमारे पास एक सैटेलाइट है, मून जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। चंदा मामा दूर के पुआ पकाए गुड़ के अपने खाए थाली में, मुन्ना को खिलाए, किस चीज में, कमेंट करके देखना और लिखना। और मार्स के पास कितने सैटेलाइट है, 2, उसका नाम कमेंट करके लिखना। अगर नहीं पता है तो मैं आगे बता दूंगा, फोबोस और डेमोस बता ही देता हूं कितना मैं आपको दिखाऊं। जबकि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के पास बहुत सारे सैटेलाइट हैं, ठीक है, बहुत सारे। आप जानते हैं कि जुपिटर के पास 76 सैटेलाइट है, सैटर्न के पास 82 सैटेलाइट है। एक बार मैं इसको कंफर्म इसलिए कर लूंगा क्योंकि चीजें बदल रही हैं बहुत तेजी से, तो मैं इसको कंफर्म करके अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा, जो लिखा हुआ भी है। तो अभी आप इस नंबर को नहीं लिखेंगे, बस मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं इसके सैटेलाइट की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, पक्का। चलिए, एक दूसरा, जो इनर प्लैनेट्स हैं, ये इनर प्लैनेट्स क्योंकि ये रॉक से बने हुए हैं तो इसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा है कंपैरिजन टू आउटर प्लैनेट। यानी इनर प्लैनेट की जो डेंसिटी है वो आउटर प्लैनेट के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है, तो है ना, मोर डेंसिटी है, मोर डेंसिटी। अब जब मोर डेंस है तो इसमें भी सबसे ज्यादा डेंस कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, अपने कॉपी में लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि द मोर या मोस्ट डेंस प्लैनेट या जो सबसे ज्यादा घनत्व वाला जो ग्रह है वो कौन सा है, तो पृथ्वी है, अर्थ है।
इसको लिख सकते हैं। और दूसरा सबसे कम घनत्व वाला प्लैनेट कौन सा है, तो शनि है, सैटर्न है, इसको लिख सकते हैं। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बना है। तो सैटर्न हमारा सबसे कम घनत्व वाला प्लैनेट है। सैटर्न के बारे में ये कहा जाता है कि ये पानी पे भी तैराया जा सकता है, मतलब कि एक इतना इसका घनत्व कम है कि इसको पानी पे भी तैराया जा सकता है, यानी फ्लोट करने लगेगा पानी पे, तो इसकी डेंसिटी पानी से भी कम है, आप समझ सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस है इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट में, ठीक है ना। चलिए अब मैं कुछ कुछ बातें आपको बताते चलता हूं प्लैनेट का। हालांकि मैंने सारी चीज लिखा हुआ आपको दिया है, हर चीज को लिखा है प्रॉपर तरीके से, नोट्स बना दिया है मैंने इसी जगह पे जो मैं आपको बताऊंगा, और पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो वो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन अभी मैं कुछ कुछ बातें आपको समझाते हुए चलता हूं एक एक प्लैनेट के बारे में, और आप भी उस बातों को समझते हुए चलेंगे प्लीज। अगर कुछ चीजें छूट जाएंगी तो वो आपको नोट्स में मिल जाएगा, लेकिन चूंकि कंसेप्ट है, हमारी याद की बात है, तो हम चीजों को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम मरकरी की बात करेंगे, यानी कि बुध की बात करेंगे। सबसे पहले मरकरी की। मरकरी सूर्य का सबसे नजदीक का प्लैनेट है। सबसे क्या है, नजदीक का प्लैनेट है। अगर जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो वीडियो को रोक रोक के लिख भी सकते हैं, मैं समझाते हुए चलता हूं, ध्यान से समझते रहिएगा। यह सूर्य के सबसे नजदीक का प्लैनेट है, और सबसे नजदीक का प्लैनेट होते हुए ये बहुत छोटा है, सबसे छोटा है, यानी कि स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, सबसे नजदीक का, सबसे छोटा है। इसका जो रोटेशन और रिवोल्यूशन है, जरा रोटेशन और रिवोल्यूशन में समझा दूं एक बार। व्हाट इज रोटेशन, व्हाट इज रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन और व्हाट इज रोटेशन, यानी कि घूर्णन और परिक्रमण, ये क्या होता है। तो देखो रोटेशन और रिवोल्यूशन, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल भी रहा हूं प्लीज, ठीक है। रोटेशन क्या होता है, अपने एक्सिस पे घूमना रोटेशन है, और सूर्य के चारों तरफ घूमना रिवोल्यूशन है। हो गया। अपने एक्सिस पे अगर पृथ्वी घूमती है तो दिन रात होता है, सूर्य के चारों तरफ अगर घूमती है तो उससे मौसम बदलता है। हो गया ना, ठीक है, बात समझ में आ गया। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आया है, जो बात मैं समझा जाता हूं ना क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मर्क्यूरी सूर्य के सबसे नजदीक का है और सबसे छोटा है। इसका जो रोटेशन और रिवोल्यूशन टाइम है वो मैं आपको बता दूं, तो इसका रोटेशन टाइम, मर्क्यूरी का रोटेशन टाइम मैं लिख रहा हूं, अपने एक्सिस पे घूमना, ये 58 डेज में अपने एक्सिस पे घूम लेते हैं मर्क्यूरी। और इसका जो रिवोल्यूशन टाइम है, यानी कि परिक्रमण टाइम है, वो है 88 डेज, 88 डेज, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये बनता है कि इनमें से कौन सा ग्रह है जिसका जो साल है, एक साल है, वो सबसे कम दिनों में हो जाता है। तो मर्क्यूरी है, क्योंकि वो सूर्य के चारों तरफ 88 दिन में घूम लेता है, तो उसका साल कितने दिनों का होता है, 88 दिनों का होता है। इसको दूसरे तरीके से भी समझेगा, क्योंकि रिवोल्यूशन से, चूंकि पृथ्वी 365 दिन में सूर्य के चारों तरफ घूम लेती है, तो जितने भी ग्रह है वो जितने दिनों में सूर्य के चारों तरफ घूमेगी वही उसका एक साल होगा, वही उसका क्या होगा, एक साल होगा। तो मर्क्यूरी का एक साल कितने दिनों का होता है, 88 दिनों का होता है, ठीक है। मर्क्यूरी के पास, जैसा मैंने आपको पहले बताया, मर्क्यूरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई सैटेलाइट इसके पास अपना नहीं है, कोई उपग्रह इसके पास नहीं है मर्क्यूरी के पास, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो 3-4 बातें मैंने मर्क्यूरी के बारे में बताया, बुध के बारे में मैंने 3-4 बातें आपको बताया। बुध के बाद हम शिफ्ट करते हैं शुक्र के बारे में, द वेरी इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा एग्जाम का क्वेश्चन पूछे जाने वाले ग्रह शुक्र। यहां से बहुत सारे पॉइंट्स भी बनते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की बहन भी है तो इसको हम मौसी कहते हैं। तो जरा मौसी के बारे में पढ़ लेते हैं, हमारी मौसी क्या कहती हैं, देख लीजिए। सबसे पहले शुक्र के बारे में बताया कि इसके पास भी अपना कोई सैटेलाइट नहीं होता है, शुक्र के पास भी अपना कोई सैटेलाइट नहीं है। सेकेंड क्लोजेस्ट टू द सन है, सूर्य के सबसे दूसरा सबसे नजदीक का है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। हर चीज आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, परेशान नहीं होंगे, मैं बस आपको समझा रहा हूं मैप पे। मैप पे अगर आप समझ जाते हैं ना तो आपको याद रह जाता है, इस वजह से मैं मैप पे समझा रहा हूं, ठीक है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का है, और पृथ्वी के नजदीक का है, मार्स से भी नजदीक है पृथ्वी का, वीनस, ठीक है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का भी है, सूर्य के दूसरा सबसे नजदीक है, और पृथ्वी की बहन भी है। पृथ्वी की क्या है, बहन भी है। तो अगर पृथ्वी की बहन है तो हमारी क्या हो गई, मौसी है, हमारी मौसी है, मौसी जी, ठीक है ना। बीरू नहीं, वहां नहीं जाना है, ठीक है। तो पृथ्वी की क्या है, बहन भी है, ये वीनस। चलिए ठीक है, वीनस के बारे में। वीनस को खूबसूरती का देवी कहा जाता है, खूबसूरती की देवी। ऑफलाइन क्लास पढ़ाते थे तो बच्चे बोलते थे क्यों कहा जाता है,
तो मैं हमेशा जवाब देता था क्योंकि यहाँ पे फेयर एंड लवली बहुत ज़्यादा बनता है। तो ये खूबसूरती का देवी कहा जाता है, क्वीन या गॉडेस ऑफ ब्यूटी। तो इसको क्या कहा जाता है? गॉडेस ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी लिख सकते हैं आप अपने खुद से, मुझे लिखवा रहे हो तो टाइम भी पास हो रहा है। तो गॉडेस ऑफ ब्यूटी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वीनस को। वीनस को सबसे मतलब बोलते हैं ब्राइटेस्ट स्टार, ब्राइटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं इसको, ब्राइटेस्ट प्लैनेट। सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है वीनस, सबसे ज्यादा चमकीला। जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा चमकीला है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। वीनस को भोर का तारा और शाम का तारा कहते हैं, यानी कि मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार आया कहते हैं। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन आया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार कहते हैं किसको? वीनस को कहते हैं मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। भोर का तारा और शाम का तारा कहा जाता है वीनस को। ठीक है, चलिए एक पॉइंट हो गया। वीनस को और क्या कहते हैं? वीनस का रोटेशन रिवोल्यूशन देख ले तो वीनस का जो रोटेशन पीरियड है, यानी कि जो अपने एक्सिस पे वो घूमते हैं 243 डेज में वीनस। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। और वीनस का जो रिवोल्यूशन टाइम है, रिवोल्यूशन टाइम वो है 225 डेज, 225 दिन। अब यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा कि वीनस का एक साल कितने दिनों का है? 225 दिन का। लेकिन वीनस का दिन और रात कितने दिनों का है? यानी कि 243 दिनों का दिन और रात है। जैसे पृथ्वी का दिन और रात 24 घंटे का है, वीनस का 243 दिन का है। यानी कि वीनस का दिन और रात वीनस के साल से बड़ा है। यानी कि वीनस के लगभग 1.25 साल पृथ्वी के वीनस के दिन और रात के बराबर है। तो पॉइंट यहां पर एग्जाम का क्वेश्चन ये निकलता है, या समझने की बात ये होती है कि कौन ऐसा ग्रह है जिसका रोटेशन पीरियड रिवोल्यूशन पीरियड से ज्यादा है। एकमात्र ग्रह है। कौन ऐसा एकमात्र ग्रह है जिसका रोटेशन पीरियड रिवोल्यूशन पीरियड से ज्यादा है? तो वो वीनस है। चूंकि मौसी है तो इनका कुछ ना कुछ नखरा है। तो वो यही नखरा है कि इनका रोटेशन पीरियड रिवोल्यूशन पीरियड से अलग है। इसको हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं, सबसे गर्म ग्रह कहते हैं, सबसे गर्म, हॉटेस्ट। अब ये खूबसूरत है तो हॉटेस्ट तो होगा, यहां पे ब्यूटी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हॉटेस्ट प्लैनेट कहते हैं वीनस को। और वीनस के बारे में एक और पॉइंट है जो बाकी ग्रह से अलग होता है यूरेनस को छोड़ करके, वो ये है कि इसका रोटेशन क्लॉकवाइज है। रोटेशन क्या है? क्लॉकवाइज है। अब जरा इसको मैं समझाऊं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, मैं चीजों को समझाते हुए चलता हूं। जितने भी प्लैनेट्स है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, एक्सेप्ट यानी को छोड़कर। किसको? शुक्र और अरुण, वीनस और यूरेनस को छोड़ करके जितने भी, अब देखिए दोनों अस लगा हुआ है, वीनस और यूरेनस, और दोनों क्लॉकवाइज रोटेट करती है। यानी कि दोनों पे सन जो है ना पश्चिम में निकलता है, सन राइजेस इन द वेस्ट। कहां? यूरेनस में और वीनस में। बार बार बोल रहा हूं मैं, कॉपी में लिख लीजिएगा। यूरेनस में सन कहां निकलता है? पश्चिम में। वीनस में सन कहां निकलता है? पश्चिम में। दोनों में सन पश्चिम में निकलता है। और बाकी ग्रहों में सन कहां निकलता है? पूर्व में। तो बाकी ग्रहों का रोटेशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो पृथ्वी, जो कि क्वेश्चन एग्जाम का पूछा है, और उसको आप अच्छे तरीके से समझिए क्योंकि इतना समझाने के बाद एग्जाम का क्वेश्चन आता है, वो ये है कि पृथ्वी का रोटेशन क्या है? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज है, रोटेशन ऑफ अर्थ। और शुक्र का रोटेशन क्या है? तो पूर्व से पश्चिम की तरफ है, पूर्व से पश्चिम की तरफ है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है। लिख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसको छोड़ के मत आना। वीनस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वीनस के बारे में बहुत सारी बात कर लिए, गॉडेस के बारे में बात कर लिए, भोर का तारा, शाम का तारा, हॉटेस्ट प्लैनेट बात कर लिए, इनके हमने रोटेशन रिवोल्यूशन पीरियड देख लिया, और हमने आपको इसके जो रोटेशन क्लॉकवाइज है वो भी बात हमने यहाँ पे वीनस के बारे में कर लिया है। सुंदरता की देवी कही जाती है, पृथ्वी की बहन है, सब कुछ बात कर लिया। अब वीनस को यहाँ पे रोकता हूं मैं, अगर कुछ पॉइंट छूट गया होगा तो आपको रिटर्न में मिल जाएगा, लिखा हुआ मिल जाएगा। वीनस को यहाँ पे रोकता हूं और चलते हैं हम अपने अर्थ के बारे में, यानी कि हम अपने माँ के बारे में चलते हैं। अर्थ को माँ का दर्जा दिया है, आपने जानना है, भारत माता नहीं, धरती माता। ठीक है, ये हमारे भारत में इस बात को दर्जा दिया जाता है। और चूंकि हम लोग चीज़ों को बड़ा इमोशनल किस्म के हैं और चीज़ों को जोड़ लेते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पृथ्वी यानी धरती, पत्थर, मिट्टी, नदी, पेड़, जानवर, गाय, सांप, ये सब पूजे जाते हैं। इसके पीछे का जो कारण है वो बड़ा पुराना है, 5, 7, 8 हज़ार सालों का जो हमारी संस्कृति है उसके अंतर्गत हम अपनी बात करते हैं। ठीक है, और
इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी संस्कृति को गलत कह रहा हूँ या छोटा कह रहा हूँ, बिल्कुल भी मेरे मन में ऐसी बात नहीं है, मैं बस अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है। इस धरती पे इस्टेब्लिश जितने भी कल्चर हैं, इस धरती पे इस्टेब्लिश जितने भी रिलीजन है, इस धरती पे इस्टेब्लिश जितने भी फॉलोइंग्स है, जिसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, ओके, एस्टैब्लिश जितने भी प्रकार के ओकेजन्स हैं, वो सब अपने आप में परिपूर्ण है और सबका रिस्पेक्ट होना चाहिए, आप भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अर्थ के बारे में बात करते हैं। अर्थ का एक मून है जिसका नाम मून ही है, यानी अर्थ का एक सैटेलाइट है जिसका नाम मून है। इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं, ब्लू प्लैनेट। विनस को येलो प्लैनेट कहते हैं, ये बात मैंने भूल गया था, इसको आप लिख लीजिएगा। विनस को क्या कहते हैं? येलो प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि यहाँ पानी बहुत ज्यादा है। अर्थ का रोटेशन और रिवोल्यूशन आप हमें बताएंगे कमेंट करके, क्योंकि अर्थ के बारे में हमें बहुत सारी बातें करनी है। मुनासिब तो अर्थ को यहाँ पे पढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि अर्थ से हम चीज़ों को शुरू करेंगे और भूगोल के दूसरे सेगमेंट में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन फिर भी इसके रोटेशन और रिवोल्यूशन आप हमें बताएंगे। चलिए, अर्थ में जानते हैं कि हमारा जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट है, सबसे डीपेस्ट पॉइंट है मैरियाना ट्रेंच है, 71% पानी है हमारे पृथ्वी पे, 72% 28% हमारे यहाँ अर्थ है, मतलब रॉक है या फिर लैंड है। उसके ऊपर में भी बहुत सारे मरुस्थल है, घास है, फिर कॉन्टिनेंट में हम लोग घर बना के रखते हैं, मानव और बहुत सारे जानवर हैं। तो और अर्थ एकमात्र, मतलब पूरे प्लैनेट्स में एकमात्र ऐसा है जहां पे जीवन है। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट हैव लाइफ, ठीक है। तो एकमात्र प्लैनेट है जिसके पास लाइफ है, अर्थ का। तो अर्थ के बारे में और भी बातें करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा अर्थ को रोकते हैं और मार्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि मंगल के बारे में। मंगल सबसे इंटरेस्टिंग प्लैनेट है क्योंकि इसके लिए सबसे ज़्यादा खोजबीन किया गया है। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो होता है ना, मंगलयान जैसे हमने भेजा, या नासा क्यूरियोसिटी रोवर भेजती है, या क्या बोलते हैं, चाइना अपने तरफ से बहुत सारे यान भेजते हैं। अब तो बहुत सारे लोग मंगल को ढूंढने के लिए जरूर जानते हैं किस लिए? क्योंकि मंगल और अर्थ में समानता है। क्या समानता है? कि जिस तरीके से अर्थ अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री क्या है, टिल्ट है, मंगल भी 25 डिग्री क्या है, टिल्ट है। एक दूसरा पॉइंट, अर्थ अपने एक्सिस पे 24 आवर में क्या करता है, रोटेट कर जाता है, ठीक है। मैं बता दिया हूं, हालांकि आप जानते हैं कि इसका जो एग्जैक्ट है वो थोड़ा सा अलग है। तो 24 आवर में रोटेट कर जाता है। उसी तरीके से मार्स भी 24.6 आवर में रोटेट कर जाता है। यानी कि सिमिलैरिटी अर्थ और मार्स के बीच में है। और भी कुछ सिमिलैरिटी होगी, और भी कुछ ऐसी बातें होगी जो वैज्ञानिकों को लगा कि मार्स पे यहाँ पे लाइफ हो सकती है, और अगर लाइफ अभी नहीं है तो कभी थी क्या, ये सब ढूंढने के लिए यहाँ पर दुनिया भर का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है मार्स के ऊपर। मार्स के 2 सैटेलाइट है, फोबोस और डेमोस। फोबोस एंड डेमोस मार्स के 2 सैटेलाइट हैं। मार्स के 2 सैटेलाइट है। मार्स का जो सबसे ऊंचा पर्वत है, जैसे अर्थ का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, पीक, मार्स का सबसे ऊंचा जो पीक है वो प्रियंका चोपड़ा है, सॉरी निक्स ओलंपिया है। निक्स से याद आ गया, ठीक है, प्रियंका क्या करोगे, निक्स, NIC नहीं, निक्स ओलंपिया, ठीक है। क्या नाम है? निक्स ओलंपिया है मार्स का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका, निक्स ओलंपिया। लिखा हुआ हर चीज आपको मिल जाएगा, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं, रेड प्लैनेट, रेड। देखिए, वीनस को येलो, अर्थ को ब्लू, मार्स को रेड। और आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण इसको लिख देता हूं मैं, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के कारण मार्स को क्या कहा जाता है? रेड प्लैनेट। अगर आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा है तो चिंता मत कीजिए, मैं बोल रहा हूं और आगे नोट्स में हर चीज लिखा हुआ है, तो मैं बिल्कुल भी ये परेशान नहीं हूं कि ये लिखा हुआ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। हालांकि दिखना चाहिए क्योंकि मैं अपनी तरफ से साफ साफ लिख रहा हूं, लिखा हुआ नोट्स में सब मिल रहा है और मैं बोल भी बार बार रहा हूं, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे तरफ से, बिल्कुल भी नहीं। बस आप समझिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में सबसे पहले आया था यूपीएससी के 2010 के पेपर में, उसके बाद दुनिया भर के सारे पेपर में ये एग्जाम में आया। आयरन ऑक्साइड के कारण मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट पानी के कारण कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो मार्स के बारे में हमने बात किया। और भी बात मार्स के बारे में, मंगलयान और MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सारी बातें जान लिया होगा, पहले से ही बहुत सारी बार इसे सुनते होंगे कि किस तरीके से मार्स के ऊपर हम गए, मंगलयान में प्रवेश कर गए और हम दुनिया के इलीट क्लब में शामिल हो गए हैं, जो मंगल के चारों तरफ हमारा जो सैटेलाइट है वो घूम रही है और वहां पे तस्वीरें ले रही है। चलिए, ठीक है।
जुपिटर की बात करें, जुपिटर बृहस्पति ये सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट है। और इसके जो सबसे बड़े सैटेलाइट है उसका नाम है गैनीमेडा। मैं यहां पे अच्छे से लिख देता हूं, गैनीमेडा इसके सबसे बड़े प्लैनेट का नाम है। और ये गैनीमेडा ना केवल जुपिटर का बल्कि जितने भी सोलर सिस्टम हैं या प्लैनेट्स हैं वो सारे प्लैनेट्स का सबसे बड़ा सैटेलाइट है गैनीमेडा। तो गैनीमेडा जुपिटर का सबसे बड़ा सैटेलाइट है जुपिटर, और सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, ध्यान में आप रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं सैटर्न के बारे में। सैटर्न के चारों तरफ छल्ला पाया जाता है, रिंग फाउंड अराउंड इट। सैटर्न के चारों तरफ क्या पाया जाता है? छल्ला पाया जाता है। और सैटर्न का सबसे बड़ा प्लैनेट का नाम है टाइटन। सैटर्न का सबसे बड़ा प्लैनेट का नाम क्या है? टाइटन है सैटर्न का सबसे बड़ा प्लैनेट। और ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, आप जानते हैं, जिसका शनि भारी होता है ना, बहुत सारा कुछ कहा जाता है। लेकिन मैं आपको सच बात बता दूं, जितना मेरा नॉलेज है, शनि सबसे फेवरेबल ग्रह होते हैं, क्या बोलते हैं ज्योतिष के भाषा में। अगर आपको वो फेवर कर गया ना तो आपको राजा बना देगा, बहुत मतलब राजा, पैसे के मामले में भी और ज्ञान के मामले में भी और उन्नति के हर मामले में ये आपको सपोर्ट करेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका सपोर्ट होना जरूरी है। और ये बहुत ही बढ़िया ग्रह है, इसका बस सिर्फ आप इसका सम्मान कीजिए, और इसके अपमान में बहुत सारे टोटका करते हैं, वो सब मत कीजिए, ठीक है। चलिए, बाकी मेरी नॉलेज सीमित है ज्योतिष के मामले में, ठीक है। सैटर्न, तो सैटर्न के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने। रिंग फाउंड अराउंड टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है सैटर्न का, टाइटन नाम है, इसके चारों तरफ छल्ला है। ये सबसे हल्का ग्रह है, यानी कि ये पानी में भी तैराया जा सकता है। जो भी बात मैं बोला हूं सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, बस मैं आपको फिगर के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सैटर्न के बाद यूरेनस। यूरेनस के बारे में कुछ पॉइंट आप लिखेंगे और कुछ पॉइंट आपको लिखा हुआ मिलेगा, देखिएगा कुछ पॉइंट शायद लिखा हुआ मिलेगा तो एड ऑन हो जाएगा। यूरेनस, यूरेनस का सबसे बड़े प्लैनेट का नाम है टाइटेनिया। टाइटेनिया, ठीक है, ट्राइटेनिया या टाइटेनिया ऐसे नाम है, टाइटेनिया या ट्राइटेनिया यूरेनस का सबसे बड़ा प्लैनेट है। और यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, लेटा हुआ, इसको क्या कहते हैं? लाइंग प्लैनेट, लाइंग, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, लाइंग प्लैनेट कहते हैं यूरेनस को, लाइंग प्लैनेट। क्यों लेटा हुआ है? क्योंकि अपने एक्सिस पे बहुत ज्यादा टिल्ट है, बहुत ज्यादा झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। यूरेनस कोल्डेस्ट प्लैनेट है, कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा प्लैनेट है यूरेनस, सबसे ठंडा। तो सबसे गर्म कौन सा था? तो सबसे गर्म था वीनस, हॉटेस्ट, जैसा कि हमने आपको पहले लिखा था, हॉटेस्ट था वीनस। और कोल्डेस्ट कौन है? यूरेनस, सबसे ठंडा प्लैनेट है। कोल्डेस्ट क्यों है? क्योंकि यहां पे मीथेन गैस की उपलब्धता ज्यादा है, तो इस वजह से ये कोल्डेस्ट है। अच्छा, इसका कलर भी लिख देता हूं, इसे ग्रीनिश प्लैनेट कहा जाता है, ग्रीन, ग्रीनिश, इसे ग्रीनिश प्लैनेट कहा जाता है, यानी कि इसे हरा ग्रह कहा जाता है। तो हमने आपको बताया वीनस के बारे में येलो, अर्थ के बारे में ब्लू, मार्स के बारे में रेड और यूरेनस के बारे में ग्रीन। अपने कॉपी में लिख लेना, अगर इस तरीके से फिगर बनाया है तो इंडिकेट कर देना। अलग अलग कलर के रंग भी रखते हैं बच्चे, तो कलर से भी कर सकते हो या लिख सकते हो, कैसे भी करो कर लो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, कई बार पूछा है बेटा, तो कर लेना, ठीक है। चलो, खोपड़िया में अटा लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यूरेनस के बारे में। तो हमने क्या बताया? सबसे कोल्डेस्ट है, झुका हुआ है, यानी टिल्ट है, ग्रीनिश कहते हैं, ट्राइटेनिया है, ये बात बताया। इसके भी जो रोटेशन है वो वीनस की तरह क्लॉकवाइज है। तो रोटेशन क्या है इसका? क्लॉकवाइज। इसके भी रोटेशन क्लॉकवाइज है वीनस की तरह, यूरेनस का भी रोटेशन क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। यानी कि यहां पर भी सूर्य जो है ना पश्चिम में उगता है, सूर्य जो है ना वेस्ट में राइज होता है, सन राइजेस इन द वेस्ट। ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल लॉ जो इंग्लिश में है वो यहां पे ब्रेक हो रहा है, ध्यान रखते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेपच्यून का। नेपच्यून का सबसे बड़ा प्लैनेट है ट्राइटॉन। ट्राइटॉन याद रखिएगा, फिर से मैं बता दूं, सैटर्न टाइटन, यूरेनस ट्राइटॉन, सॉरी ट्राइटेनिया, और नेपच्यून ट्राइटॉन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये है नेपच्यून के बारे में। और नेपच्यून सबसे दूर का, यानी 8वें नंबर का ग्रह है नेपच्यून, 8वें नंबर का, सूर्य से 8वें नंबर का ग्रह है नेपच्यून।
एक और क्वेश्चन एग्जाम का बनता है, वो भी मैं आपको बताते हुए चलूं कि इनमें से कौन ऐसा प्लैनेट है जिसको सबसे पहले खोजा गया, यानी कि जो खोजा गया प्लैनेट है, डिस्कवर्ड है, ये सब खोजा गया नहीं है, तो वो यूरेनस है। यूरेनस जो है ना, विलियम हर्शेल ने शायद इसे ढूंढा था, लिखा हुआ मिल जाएगा, विलियम हर्शेल ने इसे ढूंढा था, ये खोजा गया डिस्कवर्ड प्लैनेट है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको आया हुआ है कि कौन ऐसा प्लैनेट है जो डिस्कवर्ड है, खोजा गया प्लैनेट है, इस बात को ध्यान में आप रखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं कि जो भी बातें मैंने आपको यहाँ पे समझाया है वो लिखे हुए फॉर्मेट में देखते हैं। आपने आई होप इसको बना लिया होगा, कुछ कुछ पॉइंट जरूर अलग अलग ग्रहों के सामने में आपने लिखा होगा, आपको लिखना भी चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं देखता हूं कि लिखे हुए में क्या क्या हमने किया है। फटाफट फटाफट चलते हैं। सबसे पहले प्लैनेट्स। ठीक है, प्लैनेट्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो प्लैनेट्स का अपना कोई लाइट और हीट नहीं होता है, यानी कि अपना कोई उष्मा और क्या नहीं होता है, ऊर्जा नहीं होती है। ठीक है, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट कौन कौन सा, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जैसा कि हमने बता दिया, ये सारा कुछ लिखा हुआ हमने समझा दिया है। यहाँ पे टाइम पास करने का मतलब है पूरा पूरा टाइम पास हो जाएगा। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, मार्स, इसको गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं, जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं। इसकी डेंसिटी कम होती है, सैटर्न का सबसे कम डेंसिटी है, इसका साइज बड़ा होता है। आउटर प्लैनेट के बारे में ठीक उसी तरीके से इनर प्लैनेट के बारे में हमने क्या बताया कि इसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं क्योंकि रॉक का बना हुआ है, डेंस ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, अर्थ के पास मैक्सिमम डेंसिटी है और इसका साइज भी बाह्य प्लैनेट के कंपैरिजन में कम होता है। ये दोनों के बारे में हमने प्लैनेट्स के बारे में बात किया। अब चला देखते हैं आगे प्लैनेट्स के बारे में। अगला प्लैनेट्स के बारे में पॉइंट क्या है कि अरेंजमेंट जैसा कि हमने आपको बताया था कि कैसे साइज के हिसाब से कैसे अरेंजमेंट है, तो साइज के हिसाब से पहले जुपिटर है, फिर सैटर्न है, हिंदी में भी लिखा हुआ, पहले बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, फिर पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, बुध है। आप देखिए 1 2 3 4 5, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि 5वां नंबर ग्रह पे कौन है, तो अर्थ है। 5वें नंबर पे कौन है, तो अर्थ है। मार्स, मर्क्यूरी, ठीक उसी तरीके से बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि ये 5वें ग्रह पे आपका क्या है, पृथ्वी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अरेंजमेंट। उसी अरेंजमेंट में देखिए अवस्थिति, जिसको हम बोलते हैं क्या, लोकेशन, जो पृथ्वी सन से दूरी के हिसाब से है, तो जैसे था वैसे ही है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये बात आपने पहले लिख लिया होगा। और यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट की बात हमने आपको समझाया था, एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस। तो वीनस और यूरेनस क्या है, ईस्ट टू वेस्ट है। मैं आपको अच्छे से लिख दूं, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ऐसे लिख दिया, ईस्ट टू वेस्ट है वीनस और यूरेनस है। बाकी कौन है, वेस्ट टू ईस्ट, एंटी क्लॉकवाइज है, और ये क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है, हो गया। चलिए अब मर्क्यूरी के बारे में बात करते हैं। मर्क्यूरी सन के सबसे नजदीक का है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, सैटेलाइट नहीं है, रिवोल्यूशन और रोटेशन पीरियड हमने बता दिया, सबसे छोटा है। ये बातें हमने आपसे कर लिया। मैं तेजी से निकलता हूं क्योंकि वो चीजें समझा चुका हूं और यहाँ पे टाइम पास में ज्यादा नहीं करता हूं। आपका टाइम बहुत महंगा है, मैं बहुत सारी चीजें पढ़ाना है और बहुत सारी चीजें पढ़ा करके आपको आगे बढ़ाना है। चलिए वीनस के बारे में हमने बताया था कि ये पृथ्वी की बहन है, यानी कि ये मौसी है। तो इसके बारे में क्या है, ट्विंस ऑफ अर्थ, ये बात हमने बताया। नियरेस्ट, पृथ्वी के सबसे नजदीक का है, ये भी बात बताया। गॉडेस ऑफ ब्यूटी, हॉटेस्ट है। रेवोल्यूशन, रोटेशन पीरियड, कोई सैटेलाइट नहीं है। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, ब्राइटेस्ट प्लैनेट, रोटेशन क्लॉकवाइज है और येलोइश प्लैनेट है, येलो कलर का है। सबसे हॉटेस्ट भी है, सबसे चमकदार है या ब्राइटेस्ट भी है। ये बात मैंने शायद नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूं, ब्राइटेस्ट प्लैनेट। क्या लिख दिया मैंने, ब्राइटेस्ट प्लैनेट। तो मैंने समझा दिया है, इसको आप लिख लीजिएगा, ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीनस के बाद हम लोग चलते हैं मार्स के ऊपर में। मार्स पे देखते हैं क्या क्या है। तो मार्स में देखिए, इसको रेड प्लैनेट कहते हैं, ये बात हमने बताया आयरन ऑक्साइड के कारण। इसके 2 सैटेलाइट है, फोबोस और डेमोस, है ना, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, फोबोस और डेमोस। हाईएस्ट पीक है निक्स ओलंपिया, जो बात मैंने आपको प्रियंका चोपड़ा से बताया था। रोटेशन और रिवोल्यूशन पीरियड मैंने आपको, और टिल्ट होना 25 डिग्री मैंने आपको बताया था कि इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या जा रहे हैं, सर्च रिसर्च जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। और जो भी नया कुछ जाएगा वो आपके करंट अफेयर्स का पार्ट हो जाएगा, उसको याद रखिएगा कि नासा ने अगर कुछ भेजा है, चाइना ने अगर कुछ भेजा है, या हमारा
जो मंगलयान है, तो खैर पुराना बात हो गया, तो इसको यहाँ पे बताने से ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो नई कुछ चीज है तो वो करंट अफेयर्स का पार्ट हो जाता है और यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम का आ जाता है, क्योंकि मार्स के ऊपर सबका ध्यान है। ठीक है, चलिए जुपिटर के बारे में यानी बृहस्पति के बारे में बात कर ले तो ये सबसे बड़ा है। इसके सैटेलाइट की संख्या 79 है। जो उसमें मैंने बोला था कि सैटेलाइट को रुक जाइएगा, मैं यहाँ पे कंफर्म होकर बता रहा हूँ 79 है, सर्च करके लिखा है। ठीक है, गैनीमेडा इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट है और ये सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा सैटेलाइट है गैनीमेडा। और इसका रोटेशन और रिवॉल्यूशन पीरियड है, रोटेशन पीरियड 9 घंटा 56 मिनट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया, ये ज्यादा आया है, ये वाला ज्यादा आया, ये वाला। ठीक है, रिवॉल्यूशन पीरियड यानी कि इसके जो परिक्रमण, रिवॉल्यूशन को परिक्रमण बोलते हैं, परिक्रमण की अवधि 12 साल है। अगर हिंदी में नहीं दिख रहा है तो मैं बता रहा हूं परिक्रमण अवधि, और इतना तो हिंदी इंग्लिश आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो इंग्लिश उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो उसको थोड़ा सा आप समझिएगा, समझना बहुत जरूरी है। और आप हिंदी इंग्लिश मेरे से ही सीख सकते हैं। अब आपको बताया आपसे इंग्लिश क्यों सीखूं, तो इसलिए आप सीख सकते हैं क्योंकि मैं बड़ा सिंपल इंग्लिश का प्रयोग करता हूं। और जब मैं दुई भाषा की बात करता हूं ना, जब दोनों भाषा में बताता हूं, तो इससे क्या होता है कि आप थोड़ा सा कंफर्ट हो जाते हैं। बाकी इंग्लिश के ग्रामर और इसके स्पेल और इसके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ये सारे तो सर सिखाएंगे अजीत सर, लेकिन मैं हल्का सा वो क्या बोलते हैं उसको, एक फ्लुएंटली जिसको बोलते हैं ना कि समझ, अंडरस्टैंडिंग, वो मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता हूं, तो इस वजह से। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्स के और जुपिटर हो गया हमारा। उसके बाद हम सैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। सैटर्न के बारे में देखिए, सैटर्न नंबर ऑफ प्लैनेट क्या, सैटेलाइट। अच्छा हाँ, यहाँ पे एग्जाम का क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा सैटेलाइट कौन से प्लैनेट के पास है, तो अब आप सैटर्न कर लीजिएगा। मैक्सिमम सैटेलाइट, सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है, सैटर्न के पास है सबसे ज्यादा उपग्रह, ध्यान रखिएगा। लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सा है, टाइटन है। इसके चारों तरफ रिंग पाया जाता है, ये बात मैंने बता दिया। बहुत कम डेंसिटी है क्योंकि इसको पानी पे भी तैराया जा सकता है। इसका रोटेशन और रिवॉल्यूशन पीरियड यहाँ पे है। रिवॉल्यूशन पीरियड से यहां से क्वेश्चन आया है, 29 साल रिवॉल्यूशन पीरियड है, यहां से क्वेश्चन आया है रिवॉल्यूशन पीरियड से। ध्यान रखिएगा इसको जरूर। आप एक बार, मैं इसको थोड़ा सा मिटा करके और तब आपको एक बार कलर करता हूं, ताकि आपको ये नहीं लगे कि मैं ऐसे कर रहा हूं। इसको ध्यान रखिएगा, रिवॉल्यूशन पीरियड 29 साल। ठीक है, चलिए हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में यूरेनस और अरुण के बारे में बात करते हैं। सबसे ठंडा ग्रह है, ये बात मैंने बताया, कोल्डेस्ट प्लैनेट है यूरेनस या अरुण। हरा ग्रह कहते हैं ग्रीनिश, ये भी बात बताया। क्लॉकवाइज का रोटेशन है, मैंने बताया कि ये वीनस की तरह है। और इसको लेटा ग्रह कहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टिल्ट है, ये बात मैंने बताया। नंबर ऑफ सैटेलाइट कितना है, 27 है। और इसके सबसे बड़े सैटेलाइट का नाम क्या है, टाइटेनिया। मैंने शायद ट्राइटेनिया लिख दिया था, तो कोई बात नहीं है, वो वैसा ही है, ट्राइटेनिया। ठीक है, और इसकी घूर्णन, रोटेशन और रिवॉल्यूशन पीरियड यहां लिखा हुआ है 17 घंटा 14 मिनट इसका रोटेशन है और 84 साल इसका रिवॉल्यूशन है। और 84 साल एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और किसको इसको किसने ढूंढा था, तो विलियम हर्शेल। 1781 में विलियम हर्शेल ने इसे ढूंढा था। और ये बात मैंने आपको बताया कि सबसे पहला प्लैनेट जिसको डिस्कवर किया गया है तो यूरेनस है, ये बात हमने आपको यहाँ पे बताया था पहले भी, तो ये यूरेनस है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यूरेनस के बाद नेपच्यून के बारे में। नेपच्यून यानी कि वरुण, वरुण के अरुण, वरुण नहीं लिखा क्या मैंने यहाँ पे, वरुण। ठीक है, वरुण रोमन देव, जो रोमनों में समुद्र के देवता होते हैं उसके नाम पर ये वरुण रखा गया। ये बात मैंने नहीं बताया तो मैं समझाता हूं। रोमनों में जो समुद्र के देवता थे उसको क्या कहा जाता था, नेपच्यून, तो उसी के नाम पे ये रखा गया है। ठीक है, नंबर ऑफ सैटेलाइट कितना है, 14 है। सबसे बड़े सैटेलाइट का नाम ट्राइटन, ये बात मैंने बता दिया, सबसे बड़ा सैटेलाइट का नाम ट्राइटन। रोटेशन पीरियड 16 घंटा 6 मिनट है और रिवॉल्यूशन पीरियड 165 साल है। और यहां से क्वेश्चन क्या बना है वो हम बता देते हैं कि कौन ऐसा प्लैनेट है जिसका रिवॉल्यूशन पीरियड सबसे ज्यादा है, तो नेपच्यून। और इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि जो सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होगा उसका रिवॉल्यूशन पीरियड सबसे ज्यादा दूर होगा। क्यों, क्योंकि उसका जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है वो सबसे लंबा होगा, तो सबसे लंबा होगा तो सबसे ज्यादा समय लगेगा। और नेपच्यून चूंकि सबसे दूर है तो उसका इलिप्टिकल ऑर्बिट भी सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा समय लगेगा। सिंपल पॉइंट है और एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, नेपच्यून।
और प्लूटो के बारे में हमने पहले ही बता दिया कि ड्वार्फ प्लैनेट है, इसको 2006 में स्टेटस ले लिया गया है कि आप जो है ना प्लैनेट नहीं रहेंगे, जो कि मैंने आपको बताया कि अलमारी में भी बंद कर लेंगे क्या। और डिस्कवर्ड बाय टॉम बैग इन 1930 में इसको टॉम बैग ने क्या किया था, ढूंढा था। ये बात हमने आपको बताया प्लूटो के बारे में। तो यहां पे हमने प्लैनेट्स के बारे में बात किया है, प्लैनेट्स को हमने यहां पे देखा है। प्लैनेट्स के बाद हम लोग चलते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर में जो तुरंत समाप्त हो जाएंगे, जैसे एस्ट्रॉयड। मैंने आपको कहा था कि मैं एस्ट्रॉयड आपको दिखाऊंगा, तो ये आपके सामने में एस्ट्रॉयड है जो आपको दिखाई दे रहा है। देखो ध्यान से देखना पक्के एकदम पूरी एनर्जी से। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो बहुत बड़ा है तो पार्ट पार्ट में देखना, देखो पूरी एनर्जी से। ये एस्ट्रॉयड है और एस्ट्रॉयड बेल्ट देखेगा, देखो एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये जुपिटर है, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं कलर चेंज कर दूं। ये जुपिटर है और ये देखो ये मार्स है, ठीक है। और इसके बीच में ये देखो एस्ट्रॉयड बेल्ट। तो जो मैंने बनाया था ना वो यही एस्ट्रॉयड बेल्ट है और यही एग्जाम का क्वेश्चन है। और ये एस्ट्रॉयड जो ग्रह बनने की प्रक्रिया के समय में ग्रह नहीं बन पाए और एक बेल्ट में, या फिर ग्रहों के डेब्रीज समझते हैं ना, कूड़ा करकट जो घूम रहे हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, वही। और किसके बीच में है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बना है कि मार्स और जुपिटर के बीच में घूम रहा है, इसलिए एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रॉयड समझ में आ गया। क्षुद्र ग्रह, ठीक है, लिखा मैंने क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड कहाँ किसके बीच में है, ये बात और देख भी लिया आपने एस्ट्रॉयड के बाद हम लोग बात करते हैं मेटियोर्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए और देख करके एक बार मांग लीजिए जो मांगना है, ठीक है। कुछ होता है मांगते हैं ना, हाँ, तो हाथ जोड़ के आप भी मांग लीजिए। देख रहे हैं ना, देखिए ये गिर रहा है, मांग लीजिए। कुछ ना होता है, ये है क्या वो हम बताते हैं। मेटियोर्स, मेटियोराइट दोनों बात बताते हैं। दरअसल जो खगोलीय पिंड या फिर खगोल के डेब्रीज या आकाशीय कुछ जो पिंड होते हैं, आकाशीय कुछ जो कूड़ा करकट होते हैं, किसी भी वजह से अगर पृथ्वी के, पूरी बात अच्छे से समझना, एकदम कान खोल के, आंख खोल के, दिमाग खोल के समझना, और लिखने की जरूरत नहीं है। जो मैं समझाऊंगा वो खोपड़िया में बैठ जाएगा, एकदम ऐसा बैठेगा कि एग्जाम में ही जाकर के खुलेगा वो, ठीक है। चलिए, तो कोई भी ऐसा पिंड जो खगोलीय पिंड है जो कि यूनिवर्स में घूम रहा है और किसी भी वजह से अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में आ जाता है, तो जब अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में आता है तो अर्थ की तरफ तेजी से खींचा हुआ चला आता है। देखो, तेजी से अर्थ की तरफ खींचा हुआ चला आता है, तेजी से अर्थ की तरफ खींचा हुआ चला जाता है, तेजी से अर्थ की तरफ खींचा हुआ चला आता है। लेकिन जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेरिक रीजन में आता है, वायुमंडलीय क्षेत्र में आता है, तो वायुमंडल से उसका एक संघर्ष होता है जिसको फ्रिक्शन बोलते हैं, घर्षण होता है। क्या बोलते हैं? घर्षण, फ्रिक्शन। और चूंकि उसमें स्पीड बहुत जाता है, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है, तो वायुमंडल से वो घर्षण करके आगे बढ़ रहा है, वायुमंडल उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो उस घर्षण में इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि उसमें आग लग जाता है। उसमें क्या बोला जाता है? आग लग जाता है। और जब आग लग जाता है तो इसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। इसको क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार। तो यानी कि मेटियोर्स क्या है? तो मेटियोर्स है अर्थ के ग्रेविटी में आने वाला एक ऐसा खगोलीय पिंड जो जब अर्थ के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो फ्रिक्शन के कारण तापमान में वृद्धि होती है और उसमें एक आग लग जाता है, और उसी आग लगने के कारण इसको क्या बोलते हैं? मेटियोर्स। और जो जलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है इसलिए इसको कहते हैं शूटिंग स्टार, यानी कि टूटता हुआ तारा, जिसको हाथ जोड़ करके हम कुछ मांगते हैं और समझते हैं कि हमारा भी जो मांगे हैं वो पूरा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये पत्थर है जो कि आपको जला है, ठीक है, या फिर कोई कूड़ा करकट है जो जला है। चलिए, जो दिख रहा है आपको जलता हुआ, यहाँ पे दिख रहा है ना, जलता हुआ, ठीक है ना। चलिए, ये दूर का है, ये नजदीक का है, और ये छोटा सा नजदीक का है, ठीक है। चलिए, अब आगे देखिए। अब उसी में से कोई ऐसा कूड़ा करकट या कोई ऐसा पत्थर या कुछ ऐसी पिंड जो बहुत बड़ा होता है और जलने के बाद भी पृथ्वी तक पहुंच जाता है, जो बड़ा होता है और जलने के बाद भी पृथ्वी तक पहुंच जाता है, तो उसको मेटियोराइट कहते हैं। ये देखो, ये मेटियोराइट है। ये क्या है? मेटियोराइट है।
इसको मेटियोराइट कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी तक पहुंच गया है। और पूरे दुनिया में अलग अलग जगहों पे बहुत सारे मेटियोराइट्स पाए गए हैं और सब जगह जो है ना वो क्या बोलते हैं, म्यूजियम का शोभा बढ़ा रहे हैं। कुछ जगहों पे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी हुआ है, कुछ जगहों पे इसके ऊपर में रिसर्च भी हुआ है, लेकिन बहुत जगहों पे ये म्यूजियम का शोभा बना रहे हैं, जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि इस डेट को ये आकाश से नीचे गिरा था, ये आकाशीय एक पिंड है, एक आकाशीय कोई सामान है, कोई चीज है। अब ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है वो मैं बताता हूँ एग्जैक्टली। ये बिहार के मधुबनी जिला के एक धान के खेत में, राइस के खेत में गिरा था। तो नीतीश कुमार जी को ये सौंपा गया और वो पटना के म्यूजियम में इसको रख दिया गया रिसर्च करने के लिए कि उसके ऊपर में भी बात की गई है। तो ये हाल फिलहाल की घटना है, बहुत दूर की नहीं है, ये शायद 2018-19 की घटना है जब बिहार के मधुबनी जिले के एक खेत में ये गिरा था। वो मेटियोराइट्स का फोटो मैंने यहाँ पे डाला है। ऐसे पूरे दुनिया में बहुत सारे मेटियोराइट्स हैं जो कि जलने के बाद बच जाते हैं। तो जो जल रहे होते हैं वो मेटियोर्स कहलाते हैं और जो जलने के बाद पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं वो मेटियोराइट कहलाते हैं। और इसी तरीके से अब चूंकि उसमें स्पीड बहुत है और जलने के बाद पृथ्वी तक पहुंचे हैं, तो जब पृथ्वी पर गिरेगा तो कुछ ना कुछ तो नुकसान करेगा, है कि नहीं। तो इसी मेटियोराइट से बना हुआ एक झील है हमारे देश में, महाराष्ट्र का लोनार झील। और एग्जाम का ये क्वेश्चन है कि लोनार झील किससे बना हुआ है, तो मेटियोराइट से बना हुआ है महाराष्ट्र का लोनार झील। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो ये मेटियोर्स और मेटियोराइट समझ में आ गया। आकाश में कोई पिंड है, पृथ्वी की तरफ आ रही है, बेटा घर्षण के कारण जलने लगा, तो मेटियोर्स, उसको हम हाथ जोड़ के कह लिए कि भैया कुछ पूरा कर दो, तो टूटता हुआ तारा कह दिए और वो पृथ्वी तक पहुंच गया, पूरा तो नहीं किया, पृथ्वी तक पहुंच गया, तबाही मचा दिया, तो मेटियोराइट। अब तबाही देखो, लोनार झील को आप मैप पे सर्च कीजिएगा, और मैप पे नहीं आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, देखिएगा कितना बड़ा झील है और कैसा गोलाकार चांद की तरह है। अगर वो चीज किसी के छत पे गिरे, वो किसी शहर पे गिरे, तो शहर को कितना बर्बाद करेगा, इसका भी अंदाजा आप लगा लीजिएगा उस झील को देख करके कि कितना दूर में वो झील बना हुआ है। तो ये कुछ ऐसा है नहीं, ये जो मांग रहे हो ना हाथ जोड़ करके, बेटा अगर ये छत पर गिर गया ना तो मांगने के लायक नहीं रहोगे, बस निकल लोगे, ठीक है ना। तो ये इससे मांगो कुछ नहीं, ये बस पढ़ने का चीज है, इतना भी अंधविश्वास नहीं, ठीक है। मैं किसी की मान्यताओं पे चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, इतना भी अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये हो गया मेटियोर्स। अब मेटियोर्स के बाद हम लोग बात करते हैं कमेट, धूमकेतु, ठीक है। धूमकेतु, ये धूमकेतु आपको दिखाई दे रहा है, ये है क्या, ये भी बड़ा आसान है, आसान से समझिएगा और लिख लीजिएगा आप अपने कॉपी में समझ के, रोक रोक के। बर्फ से, गैस से बना हुआ एक गोला, बर्फ और गैसेस, गैस के साथ पार्टिकल्स, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स से बना हुआ एक गोला है, फ्रीज्ड है यानी कि जमा हुआ है एक गोला, जो जब सन के नजदीक आता है तो वो पिघलने लगता है। बड़ा सिंपल है, इसको समझिए। अब चूंकि वो बर्फ का बना हुआ है और सन के जब नजदीक आएगा तो सन के तापमान से, सन का तापमान समझ रहे हो कितना है, तो सन के तापमान से वो क्या होगा, पिघलेगा, ठीक है, पिघलेगा। तो जब वो पिघलेगा तो वो बर्फ पिघल के क्या हो जाएगा, पानी में बदल जाएगा, दूर तक चला जाएगा, ठीक है। अब वहां पे जब दूर तक पिघलेगा, और अब जब किसी पानी को आप ऐसे करके फेंकिए, तो जब आप फेंकते हैं होली वगैरह के समय तो आप देखते हैं एक टेल बना के जाता है, तो इसलिए इसको पुच्छल तारा भी कहते हैं। ठीक है, हेयरी स्टार, क्या बोलते हैं इसको, पुच्छल तारा भी बोलते हैं, हेयरी स्टार भी बोलते हैं, पुच्छल तारा भी बोलते हैं। तो पुच्छल तारा या कमेट, ठीक है, ये क्या है, ये एक बर्फ से बना हुआ गोला है कि जब सन के नजदीक आता है तो वो पिघल जाता है और पिघल करके एक टेल का निर्माण कर देता है। देखो ये पिघल करके एक टेल का निर्माण कर दिया है, टेल जैसा है, तो इसलिए इसको पुच्छल तारा या हेयरी स्टार कहते हैं। अगर लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, पुच्छल तारा या हेयरी स्टार कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अर्थ और मून की बात करेंगे, लेकिन अर्थ और मून की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, अगले क्लास में हम लोग करेंगे। यहाँ तक के वीडियो को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अगर यहाँ तक के वीडियो में आप क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे अपने तरीके से, मैं जो क्वेश्चन दूंगा वो तो दूंगा, आप अपने तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और क्वेश्चन को नहीं बन रहा है तो कमेंट कीजिए, बन रहा है फिर भी कमेंट कीजिए।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए और मैं आपको बताता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मार्केट में मिल जाएंगे, आप जरूर खरीदिए। इस जीएस में आप सिर्फ दिन भर में 1 से 2 घंटे समय दीजिए, बस 1 घंटा मैं मांगता हूं। 1 घंटा जिस दिन मेरा वीडियो देखिए उसको और अगले दिन उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा रिवीजन करके। तो 1 घंटे 1.5 घंटे का अगर आप समय देते हैं तो आपका जीएस तैयार होते हुआ चला जाएगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं तैयार कराऊंगा। अगर आपको और विश्वास होना है तो अब तक मैंने जितना पढ़ाया है, यानी कि क्या बोलते हैं, जो मैंने लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स वगैरह से जो भी यूनिवर्स से पढ़ाया है, वहां से क्वेश्चन जो है उसको बना के देखिए कितना परसेंट बनता है। मेरा विश्वास है कि 95% क्वेश्चन बनेगा। 95 बहुत बड़ी बात है, 95% क्वेश्चन बनेगा। अगर नहीं बनता है तो उसके लिए हम हैं, हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर आप सॉल्व कीजिए। मैं भी क्वेश्चन दूंगा, उसको सॉल्व करवाऊंगा आपसे। तो थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए। अगले सेशन में हम अर्थ और मून से बात करेंगे और फिर यहाँ से हम भूगोल के कोर भूगोल की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। धन्यवाद।